जय हिंद व्यूअर्स। इस बार हमने बातचीत की लेफ्टिनेंट जनरल ए अरुण से, जिन्होंने आईआईटी में 13th ऑल इंडिया रैंक होने के बावजूद भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। और जब वो एनडीए में गए तो वो बताते हैं कि किस तरीके से वहाँ उन्होंने 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन देखा। और जब ये कमांडिंग ऑफिसर बने ऑफ 55 आरआर के, जिसको इन्होंने रेज भी किया, तो ये पहले सीओ थे जिन्होंने वहाँ मिलिटेंट को फेस किया और AK-47 की गोलियां खाई इन्होंने। और जब ये कैरियर में आगे बढ़े तो ये OTA के डिप्टी कमांडेंट बने, और किस तरीके से इन्होंने अपने आइडियाज़ को वहाँ इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि कैडेट्स को बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये सारी बातें के पार्ट 1 में हैं, और उनका पार्ट 2 भी रिकॉर्ड किया है, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो व्यूअर्स, आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसने बोला, नहीं साहब, आपके तो खून बह रहा है, ये मिलिटेंट का खून नहीं है। बोला देखो। तब उसने मेरे लेफ्ट थाई पर हाथ लगाया तो उसके हाथ में फुल खून हो गया। तो मेरे लेफ्ट थाई में मुझे लगी थी गोली। फिर उसने बोला, साहब आपका बीपीजे देखो इधर। बोला, आपके बीपीजे पूरा, इसे साहब आपका टी शर्ट देखो, अंदर पूरा खून से भरा हुआ है। तो अंदर मेरा इधर लगा था गोली, ऊपर से जो फायर किया इधर लगा था गोली, थाई में लगा था गोली, क्योंकि हम सीढ़ी चढ़ रहे थे। थाई में लगा था गोली, साइड में स्प्लिंटर लगे साहब, और मुंह पे काफी स्प्लिंटर्स लगे थे। ये आप देख रहे हो, ये मोल नहीं है। ओके ये दोनों तरफ है मेरे, ये मोल नहीं है, ये छोटे स्प्लिंटर है एल्यूमिनियम के, जो ग्रेनेड से निकलता है, जो अभी भी है। हाँ है। ये फर्नीचर साहब। Welcome, General Arun, to the podcast, which I call it a Win Life Like a Warrior. And you are a true warrior in the sense that from lieutenant to lieutenant general, after giving up that IIT seat where you have stood 13th in All India rank. So, General Arun, how are you? Jai Hind, Pranam, and a good day to all your viewers and listeners. I keep saying it in Hindi all the time. Somebody asks me, how are you? Hindi mein Zabardast, English mein happiness. This is a standard form of greeting. So I wish all your viewers lots of happiness. I'm on top of the world. Of course. And anything starting with happiness, मतलब मजा ही. So, जनरल अरुण, सबसे पहले हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा अपना जो है ना फैमिली बैकग्राउंड यदि आप बताएंगे तो हमारे व्यूअर्स को भी लगेगा कि एक बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली से आके कहां से कहां पहुंच सकता है, तो एनीबडी कैन डू दैट। फर्स्ट तो ये है साहब कि एनीबडी कैन डू एनीथिंग। यस। सो दो शर्तें हैं। फर्स्ट इज willingness to work hard. Just don't give up. First is that, चाहे आप कमरे में झाड़ू लगा रहे हो, चाहे आप 8th क्लास का इंग्लिश एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप आईटी का एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे आप फौज के यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, you might fail once. That is not a failure. I call it a failing. फेलिंग तो साहब, ह्यूमन बीइंग्स आर मेड टू फेल। यस। जब बच्चा 6 महीने का होता है, पहले टर्न करना सीखता है और उसमें फेल होता है। फिर अगले दिन किसी का वो साथी मदद लेके दैट किड टर्न्स। 3 months लेटर कोई चीज को हाथ पकड़ के या मदर फादर के हाथ पकड़ के वो चलना सीखते हैं, लुढ़कते हैं, गिरते हैं, घुटने में लगता है, कोनी में लगता है, मुंह में लगता है, and eventually they start walking. In a few months they will start running dhire dhire, and then the child starts running, and before you know, the child is sprinting in a race. But the child has learnt to sprint by failing. ये failing हम में ingrained है। करता क्या है समाज और ये दुनिया का जो प्रेशर है, जो फ्रिक्शन है, कभी कभी किसी को मजबूर कर देता है कि आप इस काम के लायक नहीं हो। यू कैनॉट स्पीक इंग्लिश,
you don't come from an English speaking background, you are not fair enough, you are not dark enough, you are not tall enough, you are not short enough, ये तो आपसे हो ही नहीं सकता है. And then you also start thinking, हाँ मुझसे ये नहीं हो सकता है. That is when that failing becomes a failure. अगर वो फेलिंग से आप सीख लेते हो और बोलते हो यार ये कमी थी मुझ में और मैं ये अभी तैयारी करके अगली बारी वही परीक्षा दूंगा और सफल होगा, देन यू कॉन्कर दैट फेलिंग एंड देन यू बिकम अ सक्सेस. अब ये पूरे प्रोसेस को साहब अंजाम देने के लिए खाली एक चीज है कि डोंट गिव अप. यस, लगे रहो, परसिवियर एंड परसिवियर एंड परसिवियर, यू विल सक्सीड. The second thing is to have faith in your own abilities. हर वो इंसान जो धरती पर है साहब, हर वो जानवर जो धरती पर है, हर जो जीवित चीज जो धरती पर है, सब में एक काबिलियत है, सब में. वो मत मानो कि मुझ में काबिलियत नहीं है. हैव फेथ, हैव फेथ, भरोसा करो अपने आप की काबिलियत पर. चाहे ये देश हो साहब, चाहे बड़ा कॉर्पोरेट एंटिटी हो, और इट जस्ट मे बी एन इंडिविजुअल और अ सब यूनिट और अ टीम और अ ग्रुप और अ फैक्ट्री और एन ऑफिस. हैव फेथ इन योरसेल्व्स. ये दो चीजें हैं. सो यू कुड बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू कुड कम फ्रॉम एनीवेयर. हमारा तो साहब क्या सक्सेस स्टोरी है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल लाइफ दैट आई हैव लेड. बट देयर आर सो मेनी, इफ यू लुक एट द सक्सेस स्टोरी ऑफ दुनिया में कोई भी जिसने कुछ हासिल किया हो, अगर आप उनका कहानी सुनो तो आप सब में ये कॉमन चीज परिश्रम जरूर पाओगे. तो यू वर्क हार्ड, थिंक बिग एंड परसिवियर. आई थिंक कॉन्करिंग द मून इज पॉसिबल साहब. आज तो मून तो मार्स तक जा रहे हैं हम. तो आई थिंक इट्स ऑल डूएबल. यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड. That's the short story of a young Tamilian speaking boy who grew up from Hyderabad and then retired a few months back. Yeah. That too after 40 years of colored service. जनरल अरुण, आपने शुरू में जब यंग बॉय थे तो आपने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, ऑल इंडिया रैंक 13 आई आपकी, बट आपने उसको अनसेरेमोनियसली क्विट किया और आपने एनडीए में चूज किया उसको. सो उस टाइम क्या आपके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस था जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि एक वो लाइफ जो इट कुड हैव बीन ए वेरी लग्जूरियस लाइफ और लिविंग, बट अदर साइड यू हैव चोजन द लाइफ इटसेल्फ. तो साहब मेरे काफी हर कॉन्वर्जेशन में ये सवाल जरूर आता है और हर बारी मैं वही जवाब देता हूं नेचुरली कि आपको एक तो 1981 में 1981 इट वॉज अ वेरी डिफरेंट कंट्री. जो आपके यंग व्यूअर्स हैं, आप ये ना सोचिए कि आज की तारीख पर जो गाड़ियां अपने सड़क पर दिखती हैं, अपने आसमान पे जितने ये हवाई जहाज उड़ते हैं, चाहे वो किसी भी एयरलाइन के हो, चाहे अपने जो ट्रेन जैसे चल रहे हैं, चाहे अपने मॉडर्न जो बसेस हैं, मॉडर्न टू व्हीलर्स हैं, ये सब नहीं थे. एक नॉर्मल सा स्कूटर था, 2 नॉर्मल कार बनती थी हिंदुस्तान में, घड़ी 2 बनते थे हिंदुस्तान में. कंपनी पुराने 70s में तो अगर आपके पास 3 बैंड रेडियो था, वो रेडियो को चलाने के लिए एक लाइसेंस भरना पड़ता था सालाना पोस्ट ऑफिस में जाके. राशन के दुकान पे खड़े होकर के राशन खरीदते थे. एवरीथिंग वाज रेस्ट्रिक्टेड. इट वाज अ वेरी डिफरेंट कंट्री. वो देश और आज के हिंदुस्तान में अगर कोई आपको दोनों की पिक्चर दिखाए, आप बोलोगे ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हुआ है और मुमकिन हुआ है सर, आपकी और मेरे जिंदगी में अपने आंखों के सामने हुआ है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आज के अगर जवान को, यंग पर्सन को हम बोले कि ये कुछ जमाने से हम गुजर के आए, वो आपको बोलेंगे ये कहां, आप कौन से सपने में से आए हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है. केरोसिन के लिए राशन कार्ड होता था सर. यस. केरोसिन खरीदते थे.
केरोसिन के स्टोव जलते थे 90% के घर में, गैस सिलेंडर मिलता था 3 महीने के बाद। Yes. कई चीज, क्या क्या चेंज नहीं हुआ है, हर एक चीज चेंज हुआ है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी वर्ल्ड फैक्टर्स आल्सो दैट प्ले, टेक्नोलॉजी इज ग्रोन इन लीप्स एंड बाउंड्स, बट वो जिंदगी था। और उस टाइम पर साहब एक छोटे छोटे घर से, एक मिडिल क्लास परिवार से जब आप पल के आते हो, तो जो गवर्नमेंट जॉब है, सबसे पहले तो एक सरकारी जॉब, शायद एनडीए का सिर्फ एक एग्जाम है हिंदुस्तान में जो आपको 16 साढ़े 16 साल के उम्र में एक सरकारी नौकरी का गारंटी देता है। एब्सोल्युटली। और ये सरकारी नौकरी का गारंटी इज इन द कैटेगरी ऑफ अ क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर। आजकल के बच्चे शायद ये नहीं जानते कि क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर है। सिर्फ उस टाइम पर एहसास होता है जब आपको ट्रू कॉपी का सर्टिफाइड करना पड़ता है गेजेटेड ऑफिसर के साइन से, पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए, ऐसे कोई चीजों के लिए। आजकल तो जेरोक्स है, फोटोकॉपी है, पुराने जमाने में वो भी नहीं होते थे, सीटीसी होता था। करेक्ट। तो दैट इज हाउ इट वाज। नाउ the quickest and the fastest way to earn a salary was in the armed forces. I know. Minimum expenditure was in the National Defense Academy. Before you finish 4 years of training, you start getting a class 1 gazetted officer's job, which was the ultimate. Yes. मेरी परवरिश साहब सिकंदराबाद में हुई है, और सिकंदराबाद में काफी फौज है, आज की तारीख पे भी उस टाइम में थी। तो जो वहां के जो फौजी के बच्चे होते थे, वो फौजी वाले ट्रक में आते थे स्कूल में, और कभी कभी हम उनके मदर फादर को देखते थे तो कभी फौजी गाड़ी में छोड़ दिया इमरजेंसी में और समथिंग लाइक दैट। फिर वो सालाना जो फौज का वो जो टैटू या कोई त्योहार चलता था या वो डिस्प्ले होता था मिलिट्री इक्विपमेंट का, उसमें हम जाते थे, बोलते थे यार ये क्या फौज है। मतलब आई एम फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, तो हमको ये नहीं पता था कि कौन फौजी है, क्या रैंक है, ये जरूर पता कि फौजी है। एंड व्हेन यू लुक्ड अप एट दीस फौजीज, यू सेड यार, मतलब हमारे आंखों में तो तारे होते थे कि यार ये फौजी है, दे सेव आवर कंट्री। सो एक सेंस ऑफ जबरदस्त पेट्रियोटिज्म भी था। नाउ ऑल दीज पुट टुगेदर, मैंने अनसेरेमोनियसली तो नहीं छोड़ा है, मैंने उस टाइम के सोच में एक अच्छे भविष्य के लिए छोड़ा है। ये बड़ा स्वार्थ था मेरा कि आई पिक्ड वन विच वाज कन्वीनियंट टू मी एट दैट टाइम। यस। लेकिन अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करो 2025 में आज के तारीख पे, और मेरे को बोलो अरुण जी, आपको मैं 43-44 साल पीछे ले जा रहा हूं, यह जानकारी देते हुए कि आपके अगले 42 साल ऐसे निकलेंगे, तो क्या मैं वही फैसला लूंगा? द आंसर इज यस। अगर मुझे पता होता तो एक्चुअली मेरी जिंदगी ऐसे गुजरेगी और इन परिस्थितियों से मैं निकलूंगा और ये रैंक तक जाऊंगा और यहां पहुंचूंगा और इतने लोगों से मिलूंगा, इतनी जगह पर सफर करूंगा, एक बार नहीं साहब, 5000 भी मुझे जन्म मिले तो मैं छोड़ के फौज में। क्या बात है, क्या बात है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ ए फौजी। जनरल अरुण, आपने डिसीजन ले लिया, आप फाइनली एनडीए में गए होंगे एज ए यंग लैड, और आप एक साउथ इंडियन भी थे। और एनडीए में तो जो लोग आते हैं, कोई आरआईएमसी से आता है, कोई सैनिक स्कूल से आता है, कोई मिलिट्री स्कूल से आता है, एंड दे आर ऑलरेडी ट्यून्ड अप टू बिकम ए फौजी। और आप तो मतलब साइंस बैकग्राउंड के, जो आईआईटी क्रैक जिसने किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का वो एक्सपर्ट होगा, और वहां जाके जो आपका जो हश्र हुआ होगा, लर्निंग प्रोसेस जो हुआ होगा, कैसे आपने वहां अपने को एडजस्ट किया, वो इनिशियल जो आपकी दुख हुई होगी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो लोगों को मजा आएगा। तो आप तो लर्निंग प्रोसेस कह रहे हो, मेरे को सुना ये दे रहा है कि शुरू में जो आपको रगड़ा मिला है उससे आपको कैसे लगा? ठीक है। तो ये सच है। मैं मद्रासी हूं, हिंदी बोल लेता हूं थोड़ी सी। ये फौज सिखाता है। हम बोलते हैं कि फौज क्या क्या करता है आदमी को। आप देखिए, मैं मातृभाषा मेरा तमिल है,
आपको मेरे हिंदी में शायद मेरे तमिल होने का कोई कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अगर मैं आपके व्यूअर्स को पूछूं, मेरे को इजी का वर्ड हिंदी में दीजिए, तो 90% आपके व्यूअर बोलेंगे आसान, लेकिन मैं बोलूंगा सरल। सरल, यस यस। आपके 90% व्यूअर्स बोलेंगे ये आंखें हैं, मैं बोलूंगा ये नयन है। हाँ। तो ये हिंदी का फर्क है, हिंदी और उर्दू का फर्क है। Yes. हम हिंदी बोलते हैं सब, वो अच्छी हिंदी बोल लेते हैं थोड़ी सी, बट दिस इज द फौज विच टीचेस यू दिस। ऑफ कोर्स। ये हम हैदराबाद में तो हम अलग किस्म का एक हिंदी बोलते हैं, वो हैदराबादी हिंदी का मजा ही कुछ और है, उसका लुत्फ कुछ और है। बट दिस इज द काइंड ऑफ हिंदी दैट आई लर्नड इन द आर्मी, और फौज ने सिखाया है। फौज कई चीज सिखाता है साहब, कई चीजें सिखाता है, मतलब 360 डिग्री स्पेक्ट्रम है, और 360 डिग्री सिंगल डायमेंशन में नहीं है, 360 डिग्री 3D में है, मतलब एक गोल है, गोल स्फीयर, और हर एंगल से आपको 360 डिग्री एक मिलेगा। सो दैट इज व्हाट द फौज टीचेस यू। तो हम जब गए थे इंडिया में, आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बट एवरीबॉडी हैज अ डिफिकल्ट टाइम। यस। द अकेडमी इज नॉट मेंट फॉर द वीक हार्टेड। यस। मैं आपको चाहता तो मैं ये हूं कि हर एक जो नौजवान हिंदुस्तान में हो, वो ख्वाब देखे कि वो फौज में है, चाहता तो हूं मैं। लेकिन मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूं कि अगर आप आरामदेह और अच्छे और कंफर्टेबल जिंदगी के का ख्वाहिश रखते हो, उसके उत्सुक हो, और आप इतना मुश्किलों का या अनसर्टनिटी का सामना नहीं करना चाहते हो, तो ये फौज शायद आपके लिए नहीं है। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत फहमी लेके फौज में आए, फिर आपका दिल टूट जाए और बीच रास्ते आपको कहीं और जाना पड़े, तो आपका वक्त जाया होगा, और उस फौज में जो कोई और जरूरतमंद आना हो वो नहीं आ पाएगा, और फौज को जो एक आदमी चाहिए वो आदमी उस टाइम पर मिलेगा नहीं। तीनों नुकसान ही नुकसान है। लेकिन अगर आप दिल आपका बड़ा है, वो बोलते हो यार मेरे को ना करना है, और क्या है मैं करूंगा या करूंगी, फिर आपके लिए मोस्ट वेलकम है, ये सही जगह आपके लिए। सो ये सब मेरे साथ हुआ है जो मैं बोल रहा हूं। क्या मुझे बीच में ऐसा लगा कि मैंने गलत फैसला लिया है? लगा। क्या मुझे कभी कभी लगा कि मुझे छोड़ के जाना चाहिए? लगा है। क्या मैं कोई चीज में फेल हुआ हूं? फेल हुआ हूं। क्या ऐसा कोई बड़ा परीक्षा हुआ जिसमें मैं बिल्कुल मुझे लगा कि मैं असमर्थ हूं ये कार्रवाई करने में, या ये टेस्ट को, इस मुकाम को हासिल करने में? कई बार लगा है, ट्रेनिंग में नहीं, जिंदगी में कई बार लगा है, और ये नेचुरल है, इसमें कोई दिल तोड़ने वाली बात है ही नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि जिंदगी आपको बता रहा है कि आपकी तैयारी अधूरी है, आपने ये चीज पर ध्यान नहीं दिया है, आप दीजिए उस पर ध्यान, तो आपका जो 100% के जो 20% खाली था वो बढ़ जाएगा, और आप 100 में से 100 लेके आओगे एग्जाम में। तो वो करना पड़ता है तैयारी, हर एक करता है, हर वो महान खिलाड़ी करता है, हर वो महान लीडर करता है, हर वो महान परफॉर्मर करता है जो कॉन्सर्ट से पहले तैयारी करता है। और जितना महान से महान सिंगर या एक्टर हो, परफॉर्मेंस से पहले तैयारी तो करना पड़ता है साहब। Absolutely. If you don't do it, You don't perform. you disrespect the institution, you disrespect the audience, and you disrespect the मंच which is giving you that respect. तो उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ता है। तो ये सब एनडीए ने सिखाया है। हाँ, ये क्या मुझे बोला गया कि हिंदी नहीं आती है, मद्रासी है, साला फिजिकली फिट है, इसका ओरिएंटेशन थोड़ा मेंटल ज्यादा है, फिजिकल कम है, ये सब हुआ है। वो ठीक है, मेरे साथ ये हुआ है, किसी और के साथ कुछ हुआ है, किसी और को बोला है तेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तेरे को कांटा छुरी से खाना नहीं आता है, किसी को बोला यार तू कहां से आ गया है, किसी को बोला तेरे को खाली भागना आता है और कुछ नहीं आता है। तो हम सब ने कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ये सिखलाई हो रहा है तो दोस्ती भी तो बढ़ रहा है, कि जो आपका जो सीनियर है वो आपसे ये काम करवा रहा है, तब तो आपको लग रहा है कि यार ये बहुत क्रूर है, वो तब कठोर है, ये साला कड़वी भाषा बोलता है, डांट मारता है, बड़े गाली गलौज करता है, तड़ी क्या साला मेरी बेइज्जती है, मेरा वो। मैं स्वयं
ये स्वयं शब्द निकल जाता है सब वोकेबुलरी से। मैं शब्द गुम हो जाता है और मैं के बदले हम आ जाता है। ये आज मैं लीडरशिप के वर्कशॉप करता हूं बड़े बड़े सीईओज के लिए, तो यही बोलता हूं यार कि मेहरबानी करके जो वर्ड आई है मैं, इसको निकाल दो और रिप्लेस इट विद द वर्ड वी या हम। हम है तो जहां है, मैं हूं तो खाली मैं हूं यार, मैं तो मतलब आएगा और जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब साहब एनडीए ने सिखाया। बट एनडीए का मैजिकल तरीका होता है सिखाने का, तो उसमें रास्ते में कोई मजाक भी है, कोई गाली गलौज भी है, कोई डांट भी है, कोई प्यार भी है। जो सुबह आपको डांट मारेगा शाम में आपको केक खिलाएगा। यस। तो ये रिवाज फौज में चलता आ रहा है और फौज में आज भी यही है कि जो डांट है वो कभी भी वो आदमी या औरत को नहीं होता है। डांट होता है आपके उस हरकत को, यस, जिसने आपने शायद ठीक नहीं किया या दिल से नहीं किया, दोनों में से। तो पर्सनली देयर इज नथिंग, पर्सनली तो हम दोस्त हैं, कल को लड़ेंगे साथ यार, बिल्कुल। बट अगर मैंने कोई काम ढीला किया है, वो काम को डांट जरूर है। और वो डांट आपको, आपके काम को डांट हो सकता है और अगले क्षण में आपके गले में हाथ हो सकता है, बोले यार चल चाय पीते हैं। और दोनों साथ चलते हैं, ये दो पटरियां हैं साहब इंप्रूवमेंट के। और ये मॉडर्न डे लीडरशिप में भी एक कंपलसरी है कि डोंट एडमॉनिश द पर्सन, एडमॉनिश द लैक ऑफ एनर्जी और द लैक ऑफ एक्टिविटी और द लैक ऑफ इंटरेस्ट, एब्सोल्युटली, विद अ व्यू टू डेवलपिंग दैट पर्सन। यस, यस। सो ये सब एनडीए ने सिखाया। कोई ऐसी इंसिडेंट जो सबसे ज्यादा आपको अभी भी दिल में हो, जस्ट वन इंसिडेंट? कितने हैं साहब, एक मैं कैसे इंसिडेंट करूं, आप 40 साल को एक इंसिडेंट। देयर इज नो सच वन इंसिडेंट, बट आई विल टेल यू सेल्फलेसनेस, खुद गर्ज जिसको बोलते हैं। एक टीम को बनाने के लिए जरूरी है कि हर वो इंसान जो उस टीम का हिस्सेदार है वो सेल्फलेस बने। वो ये समझे कि दूसरे का जो जरूरत है वो मेरी जरूरत से ऊपर है, नंबर एक। दूसरा ये बोले कि जो देश का जरूरत है या फौज का जरूरत है, जब मैं फौजी हूं साहब, मेरे लिए देश, फौज, जो यूनिट है, सब एक ही हैं और वो एक मेरे सामने प्रकट होते हैं मेरे आदेश के शेप में। तो जो आदेश मुझे मिलता है मेरे तरफ से वो मेरे कमांडर का आदेश है। उस कमांडर को जो आदेश मिला है वो फौज से मिला है तो फौज का आदेश है। फौज देश का है तो एक किस्म से वो देश का आदेश है। तो मैं जो काम करता हूं वो भारत के लिए करता हूं, हिंदुस्तान के लिए करता हूं, इंडिया के लिए करता हूं। मैं तो मतलब बीच में तो चला गया, आई एम नॉट वन। तो इसमें साहब कितने ऐसे जवान हैं साहब जो मेरे मतलब 42 इयर्स की नौकरी में जिन्होंने कितना कुछ दिया है। yes. कई हैं जो जिन्होंने अपने जान का बलिदान दिया है। मेरे सामने हुआ ये, एक किस्सा नहीं, दो किस्से नहीं, कई किस्से हैं। हर ये वो एक जवान और हर ये वो एक किस्सा और हर वो एक इंसिडेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हो, सब कुछ ना कुछ सिखाता है, छोड़ के जाता है आपको, साथ सिखा के जाता है। और वो सीख अगर आप लेते जाओगे तो फिर साहब वो 40 साल तो वैसे ही गुजर जाते हैं मजे मजे में, सीखते सीखते। तो दिस इज द लास्ट लेसन विच यू लर्न इन द फौज कि लास्ट डे 30 जून 2024 जो मेरा फौज में यूनिफॉर्म में वर्दी में लास्ट दिन था, उस दिन भी मुझे कुछ सीखने को मिला है। मस्ट बी। और सिखाने वाले साहब कई हैं। आज सुबह का जिक्र करता हूं साहब, मैं आपके व्यूअर्स को ईद मुबारक विश करना चाहूंगा। मालिक आपको हमेशा खुश रखे। आज सुबह हमारे एक पुराने फौजी साथी का फोन आया था। अभी वो बुजुर्ग आदमी है, हो सकता है मिड 70s में होंगे, तो फोन पे भी बात करते हैं तो थोड़ा उम्र उनका लगता है जब बोलते हैं। उन्होंने बोला कि साहब आप कहां पहुंच गए हो, मतलब हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमारे सामने आए थे, यंग एक बच्चा 20-21 साल की उम्र में, अभी आप जनरल बन के रिटायर हो गए हो, हमारा दिल देख के खुश हो जाता है। मैं बोला साहब
वो जेसीओ साहब थे, ऑनरेरी कैप्टन, रिटायर हुए हैं। ओके। मैंने बोला साहब सिखाया तो आप लोगों ने है ना, नो डाउट। मैं तो कच्चा, वो मिट्टी आया था आपके पलटन में, अपने आपके हाथ में। वो कुमार थे जिन्होंने वो मिट्टी को अच्छा वाला गड़ा बना के, मजबूत गड़ा बना करके पका के बाहर भेजा है नौकरी करने के लिए। यस। तो जो भी आपने सिखाया है वही तो सीखा है मैंने, सही गलत जैसे भी है वो आपकी जिम्मेदारी। करेक्ट। मैंने बोला अगर आप आज अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, मैंने बोला साहब वो श्रेय मुझे नहीं जाता है, वो आपको जाता है। तो किस्से साहब करोड़ों में है, बट हर दिन का एक किस्सा है हर फौजी के पास, मेरे पास, हर फौजी के पास हर रोज का एक स्टोरी है जो वो सुना सकता है, जिसमें पूरा परिवार बिरादरी इकट्ठा होकर सुनेगा उससे। आई एग्री। जरा अरुण, यहाँ मैं एक क्वेश्चन रिलेटेड आपसे बात कर लेता हूँ। आपने एनडीए में ट्रेनिंग किया, उसके बाद आईएमए में भी ट्रेनिंग किया होगा, और ये हमारे अल्मा मैटर हैं और बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिंदगी को जैसे आपने बोला कि कच्चे घड़े से आपको पक्का घड़ा बना के और जो भी सिखलाई होती है वो हम सीख लेते हैं। उसके बाद आप एक उस ओहदे पे पहुंचते हैं जहां आपकी जिम्मेवारी हो जाती है सिखाने के लिए, और वो आपने किया जब आप चीफ इंस्ट्रक्टर रहे, डिप्टी कमांडेंट रहे, ओटीए में जाके। अगेन एक हमारी फाइनेस्ट एकेडमी है, इंस्टीट्यूशन है। तो जब आप इस लेवल से वहां जब पहुंचे और जहां आपकी जिम्मेवारी है सिखाने की, आपके अंदर थाउजेंड्स ऑफ कैडेट्स हैं, क्या ऐसा आपने, क्योंकि जब आप खुद कैडेट होते हैं सोचते हैं यार मैं कभी मौका मिला तो मैं ये चीज बदल दूंगा, या मैं ये बदल दूंगा, या मैं ये चाहूंगा कि ऐसा हो। तो आप जब उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन पहुंचे, आपने क्या ऐसा कुछ किया, या क्या आपको कैसा लगा? एक तो फीलिंग बड़ी अजीब होती है जब आप खुद उस जगह पहुंच जाते हैं। आपके व्यूज सुनने चाहेंगे। सबसे पहले तो साहब, फौज में हम सब जानते हैं कि फौज जो कोई आम इंसान है, जो सिविलियन भी हो सकता है, आपके जितने व्यूअर हैं, कुछ फौजी होंगे, कई फौजी परिवार से होंगे, कई पुलिस परिवार से होंगे, कई और वर्दी में, हर लोग सर्विस करते हैं। लेकिन फौज के साथ एक जुड़ा जाता है, फौजी कड़क बहुत होता है, और फिर फौजी वो तरतीब और वो दस्तूर बड़ा बड़ा वो सख्त है कि मतलब हम जो ऊपर सीनियर ओहदे पे जाता है तो नीचे लेवल से उनका संपर्क थोड़ा 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 कम हो जाता रहता है। तो ये मुझे बड़ा लगा कि यार थोड़ा चेंज करना चाहिए। वक्त भी तो बदल गया साहब, 42 साल गुजर गए थे, वो दुनिया दूसरा था, वो हिंदुस्तान दूसरा था, आज के हिंदुस्तान दूसरा है। तो ये मैंने कोशिश किया है कि मैं हर जो वो कैडेट, जेंटलमैन या लेडी कैडेट, ओटीए में लेडी ऑफिसर्स भी आते हैं ट्रेनिंग के लिए, हर कैडेट के साथ कोई एक संपर्क रखूं। तो हम रोज एज अ मैटर ऑफ रूटीन रोज कुछ कैडेट से बात करते थे, वो मेरे ऑफिस में आते थे डेली और हम बात करते थे। और ये बात करने से काफी चीजें सामने आती। क्यों? ये फॉर्मल स्ट्रक्चर में बात नहीं है, कोई बीच वाला है नहीं, खुले दिल से वो सुझाव देते थे। और सुझाव क्या होते हैं साहब? ट्रेनिंग का मकसद यह है कि आपने एक इंसान को जो ये लेवल पर आता है एकेडमी के अंदर, आपने ये लेवल तक ले जाना है, तो ये रास्ता तय कराना, इंप्रूवमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग। अब ये रास्ता साहब, हालांकि करिकुलम वही है, लेकिन वो मंजिल तक पहुंचने के रास्ते करोड़ों में है, और हर एक का अपना रास्ता होता है। हर एक की अपनी मजबूरियां होती हैं, हर एक की अपनी कमजोरियां होते हैं। लेकिन फौज में हम एक ही टैबलेट देते हैं सबके लिए, बिकॉज इतने टैबलेट बन नहीं सकते। लेकिन जहां तक हो सके हमको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, वो बच्चे को छूट देने के लिए कि आप बेटे अपने तरीके से ये सीखो, करना तो वो है, आप दूसरा तरीका से सीखना चाहते हो काम वही करने के लिए, प्लीज सीखो। तो ये छूट ऑफिशियल ट्रेनिंग करिकुलम में हम दे नहीं सकते थे, लेकिन जब उनसे बात करते थे हमें सुझाव मिलते थे कि ये ट्रेनिंग को अगर हम ऐसे थोड़ा तब्दीली करें तो शायद और लोगों को फायदा हो। बच्चे बोलते थे कि सर आप, मैं ऐसे छोटा एग्जांपल देता हूं कि
चेन्नई में बड़ी गर्मी होती है साहब, बिल्कुल। ह्यूमिडिटी भी बहुत है, तो पसीना बहुत निकलता है, तो वाटर लॉस बहुत होता है शरीर से, तो जल्दी डिहाइड्रेट और बेहोश ट्रेनिंग के दौरान होने के चांसेस हैं। तो हम जूस दिया करते थे, शुगर केन जूस या कोई फ्रूट जूस कभी कभी। तो सुझाव आया कि साहब ये कभी कभी क्यों, आप प्लीज डेली दीजिए। ओके। फर्क पड़ा है उससे। वेजिटेरियन को एक एक्स्ट्रा ग्लास दूध देते थे, तो जो नॉन वेजिटेरियन है, बच्चा बोला सर मैंने क्या पाप किया, मेरे को भी दो ना ग्लास दूध खाने के बाद। हिंदुस्तान में रूटीन है कि हम खाने के बाद एक ग्लास दूध बच्चे बचपन में पीते ना सब, सोने के लिए, सोने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोला साहब हमें भी दीजिए ना। बोला वेरी गुड, आपको भी देंगे। तो आपको लगेगा कि बहुत छोटा चीज है, लेकिन जो उस सख्त ट्रेनिंग से गुजर रहा है उसके लिए छोटा चीज नहीं है, फॉर 2 रीजंस। एक तो जो न्यूट्रिशन का वैल्यू है वो तो बढ़ गया। गर्मी में ठंडा दूध, थोड़ा ठंडे में गर्म दूध, उसका मजा ही कुछ और है। दी सेकेंड थिंग इज, वो अभी सोचने लग गए कि मेरा चाहे सुझाव जैसे भी हो, मेरी सुनवाई हो रही है। कोई सुन रहा है मेरी बात को, और वो सुने हुए बात पर अमल भी हो रहा है। हर चीज पर अमल नहीं हो सकता है, और ये भी उनको सख्त पता था कि हर चीज पर अमल नहीं हो सकता है, लेकिन उनको छूटता कुछ भी बोलने का। जो बिल्कुल बेवकूफ से बेवकूफ टाइप सवाल, बिल्कुल अकलमंद से अकलमंद टाइप सवाल। कोई बोलते थे कि सर जो आप सबक वगैरह चलाते हो, वो हमें क्यों एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परमानेंट नहीं दे सकते हो? शायद दे सकते हैं, तो जो दे सकते हैं वो देने लग गए। तो एट द इंटेलेक्चुअल लेवल, एट द मॉरल लेवल, हमने साहब कोशिश ये किया है कि कैडेट कभी कोई चीज हासिल करने के लिए झूठ ना बोले। क्या मैं सफल हुआ इस बात में, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हमने कोशिश जरूर किया है, और किसी ना किसी पर तो असर पड़ा है। yes. हमने ये कोशिश किया कि आप फेल नहीं हो सकते हो अगर आप नहीं चाहते हो तो, या मैं उल्टा करता हूं, अगर आप पास होना चाहते हो तो आप पास हो सकते हो, सिर्फ आपको कोशिश करने की जरूरत है। मैं आपको आधे रास्ते पर मिलूंगा, और मैं मेरा हाथ आपके हाथ में थामने के लिए तैयार हूं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, आपके साथ भागने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ हाफ पॉइंट से। मैं साहब उनको सबको बोलता था कि भगवान कई रूप में आता है, भगवान हर रूप में आता है भगवान। किसी ने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन भगवान के रूप को हमने हर जगह देखा है साहब। इंसानों में देखा है, पेड़ पौधों में देखा है, बाकी जानवरों में देखा है, कई जगह नजर आते हैं भगवान के। तो मैं हमेशा बोलता था अगर आपका जिंदगी एक 100 मीटर का दौड़ है, तो हर एक वो इंसान को भगवान आपको मिलेगा 50 मीटर पे। 0 से 50 मीटर का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो आपको तय करना है पूरा जोर लगा के। दूसरा शर्त यह है कि 50 से 100 मीटर तक जो रेस का समाप्ति है, खात्मा है, वहां तक आपको भगवान ले जाएगा। शर्त यह है कि उतना ही रफ्तार से ले जाएगा जितना जोर आपने लगाया पहले 50 मीटर पे, ना ज्यादा ना कम। तो पहले 50 तो आप करो ना, फिर बाकी 50 अपने आप हो जाएगा। अब वो भगवान जिसका मैंने जिक्र किया है, हो सकता है वो भगवान आपका टीचर है, हो सकता है वो भगवान आपका गुरु है, हो सकता है आपका पीटी का कोच है, ड्रिल का कोच है, राइडिंग का कोच है, फिजिक्स के टीचर है, ज्योग्राफी के टीचर है, मिलिट्री मैप रीडिंग के टीचर है, हो सकता है डिप्टी कमांडेंट भी है जो भी आपके सामने बैठा है। तो ये सारे हो सकते हैं, लेकिन 50 मीटर आपको तय करना है। तो हमने साहब बच्चों में जो यंग कैडेट्स थे उनमें कोशिश किया, मैं नहीं कह रहा हूं आई वाज सक्सेसफुल, बट हमने कोशिश जरूर किया है कि आई विल रीच आउट एंड टेल पीपल यू डू द फर्स्ट 50 मीटर्स, द रेस्ट 50 इज माय जॉब, विल फाइंड सम वे टू गेट यू देयर। और इसका नतीजा साहब ये है कि अब मैं रिटायर भी हो चुका हूं, तो उस टाइम के जो कैडेट्स थे अभी मेजर इक्वलेंट है हर जगह। कई लोग अभी भी संपर्क करते हैं और बोलते हैं साहब क्या बात है। मैं उनको बोलता हूं इतने साल बाद आप लोग मुझे याद करो, क्या बात है। सो दैट्स द मैजिक, और ये एक फौज का मैजिक है साहब, कि आप फौज से जाने के बाद भी लोग याद करते हैं
बिल्कुल। हंस के याद करते हैं, वो अच्छी बातें सोच के याद करते हैं, दो दुआएं मिलती है, प्राइसलेस। यस, बिल्कुल बिल्कुल। एंड व्हाट ए लीडरशिप, आई मींस व्हाट ए थॉट प्रोसेस एज ए डिसीजन मेकर और चेंज मेकर और मेकिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द कैडेट्स। यही एक तरीका है कि आदमी जब सोचता है कि मैं कुछ कर सकता हूं तो कैसे करूंगा, जो आपने एज ए चीफ इंस्ट्रक्टर या डिप्टी कमांडेंट किया, कोशिश किया। या ठीक है, मतलब आदमी एफर्ट ही कर सकता है, रिजल्ट तो आगे ऊपर वाला ही देता है। इसके बाद हम वापस चलते आपकी जर्नी में कि आप कमीशन हुए, एक ग्रेनेडियर यूनिट में कमीशन हुए, जिसमें कि राजस्थान के लोग होते हैं, हरियाणा के लोग होते हैं या पंजाब के लोग होते हैं, और आप एक हैदराबादी तमिलनाडु के यंग ऑफिसर्स आए हैं। वहां आपको लैंग्वेज से लेके बाकी एडजस्टमेंट, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे हमारे को सुनने वाले होंगे कि कभी इस सिचुएशन में आएंगे तो कैसे ओवरकम, या कैसे। पहले महीने में मैंने जिंदगी में पहली बार ही सुना है कीप। कीप आपने शायद नहीं सुना होगा। कीप साहब वो छोटा सा घास है जो रेत में उगता है। हाँ हाँ हाँ। तो हम राजस्थान में गए थे एक्सरसाइज में, तो ये शब्द कीप मैंने पहली बार ही सुना है। ओके। छोटा सा जंगली बुश है जो डेजर्ट में उगता है, कई चीजों में काम आता है। तो फर्स्ट थिंग वो राजस्थान में पहली बार गया लाइफ में। राजस्थानी होता है वो पहली बारी में मिला। जो क्लासिक जो मारवाड़ी बोलते हैं वो मारवाड़ी भाषा में पहली बारी सुना है। कभी कभी एक आध पिक्चर में वो देखा होगा, वो तो पिक्चर के लिए होता है सब, वो तो पिक्चर का लैंग्वेज है। बट दो आपस में बोल रहे हैं मारवाड़ी में, वो पहली बारी सुना है। डोगरी लैंग्वेज होता भी है, मैं पहली बारी सुना पलटन में। डोगरा मेरे को पता था, डोगरा एक कम्युनिटी है, बहुत मशहूर मार्शियल क्लैन है जो अपने हिमाचल और जे&के से आते हैं, पंजाब से आते हैं जनरली। बट सुना पहली बारी। जाट और राजपूत क्या होते हैं, जाट कहां से आते हैं, राजपूत कहां कहां से हो सकते हैं, क्या लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, क्या खाने के तरीके अलग है, क्या कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई ज्यादा वेजिटेरियन खाना खाता है, कोई घी दूध का ज्यादा शौकीन है, कोई मीठा ज्यादा खाता है, कोई चूरमा बना के खाता है, कोई खीर बना के खाता है, कोई मीठे चावल पसंद करता है, कोई नहीं करता है। क्या कोई भागने में मतलब ताकत रखते हैं, कोई हथियार के हैंडलिंग में ताकत रखते हैं। क्या बात है, ये सब किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा जा सकता है साहब। ये यू कैन ओनली लर्न इट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। यस। और अगर मैं उत्तर भारत का होता तो शायद इन सब चीजों के बारे में मेरे जो दिमाग का कंप्यूटर है उसके ऊपर पुराना सॉफ्टवेयर कोई पहले से टेपा हुआ होगा। सम बायसेस, सम प्रेजुडिसेस मेरे दिमाग में कि ये ऐसे होते हैं, वो ऐसे। मेरा तो नील बटा नील था ना। अभी जितने मेरे बाल नहीं है मेरे सिर पे, उस टाइम पर मेरा दिमाग भी क्लीन था, देयर वाज नथिंग। तो जो भी मैंने देखा है, जो भी उनसे सीखा है, वहीं से सीखा है। तो हिंदी थोड़ी सी मैं वो हैदराबादी स्टाइल में हिंदी बोलता था, जो बहुत अलग है। अगर मैं अभी बात करूं तो आपके व्यूअर्स हंसेंगे कि ये भी भाषा है। तो हाँ, भाषा है और जबरदस्त हिंदी है, उसका अलग स्टाइल है, उसका एक अलग मजा है। बट जो ये स्टाइल जो हिंदी जिसमें बोल रहा हूं, ये आम हिंदुस्तान का हिंदी है। ये कहीं ना तो हरियाणा का है, ना तो अलवर का है, ना तो मेवाड़ का है, ना तो बरेली का है, ना तो रोहतक का है, ना तो महेंद्रगढ़ का है, ना तो रेवाड़ी का है, ना तो जम्मू का है। ये तो सब जगह का मिश्रण है ये। तो मेरे भाषा में आपको थोड़ी सी उर्दू भी नजर आएगी, थोड़ी सी हिंदी भी नजर आएगी, थोड़ा कभी कभी पंजाबी के शब्द भी बोलूंगा मैं। दिस इज व्हाट आई लर्नड, एंड आई लर्न दैट लोगों के प्रेयर के अलग अलग फॉर्म्स हैं साहब। लोगों के रिवाज मनाने के, त्योहार मनाने के अलग अलग तरीके हैं। लोगों के गांवों में जो प्रतिष्ठा है, जो भगवान की तरफ प्रति पूजा है, जो त्योहार या खेत पे जो फेस्टिवल होते हैं या
खेती का जो स्टाइल है, अलग अलग जगह पर साहब उपज अलग अलग है। तो हर एक जवान को मतलब अपने घर पे खेती संभालने के लिए फसल के टाइम पर अलग टाइम पर जाना होता है, कभी बोना होता है तब अलग बोना, घर बनाने के सीजन अलग है, घर बनाने के स्टाइल अलग है, कपड़े अलग है, खाना अलग है, शादी का तरीका अलग है। ये चारों मतलब कम्युनिटीज जो अपने तकरीबन उत्तर भारत में पूरे फैले हुए हैं, पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लैंग्वेज, फूड, आर्ट, डांस फॉर्म, म्यूजिक, ये सबका मिलके मेरे को सिखलाई मिला साहब फ्री में। ये यूनिवर्सिटी में मेरे को कोई पैसे नहीं देने पड़े, बल्कि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मुझे तनख्वाह मिला। ये कहां मिलेगा साहब? और फिर मेरे से आप पूछ रहे हो आईआईटी क्यों छोड़ के गया? आई फुली एग्री विद यू, फुली एग्री विद यू। कोई जब ये सिखलाई चल रही थी, कोई ऐसी मेमोरी ऑफ किसी सीनियर सबल्टन की या किसी जेसीओ की जो अभी आपको भुलाई भी नहीं भूलती होगी? फर्स्ट यूनिट का तो हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है। अब फर्स्ट यूनिट नहीं साहब, ये हमारा ओनली यूनिट है। हमने ओनली, यस, ओनली इन्फेंट्री में एक यूनिट में आता है। मैं आपके व्यूअर्स को एक मैजिक वाली बात बताऊंगा। अगर आप में से कोई भी व्यूअर मुझे आज की तारीख पर चिट्ठी लिखना चाहता है, डाक वाला चिट्ठी, कागज वाला चिट्ठी, आप बेशक लिखिए। उसके ऊपर उस पे खाली लिखिए जनरल ए अरुण, 8 ग्रेनेडियर्स, 56 एपीओ डाल दीजिए। आप डाल दीजिए। मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना हूं, वो चिट्ठी मुझ तक पहुंचेगी साहब। ये हमारा रिश्ता है उस पलटन के साथ। आई एग्री। पलटन में जन्म लेते हैं और आखिरी सांस भी पलटन से ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मेरे आखिरी सांस लेने के बाद भी अगर आप वो चिट्ठी डालोगे, वो मेरे नेक्स्ट ऑफ किन, मेरे परिवार में जो भी जीवित है उन तक पहुंचेगा वो चिट्ठी। ये मैजिक है साहब फौज का। तो क्या ऐसा याद है? क्या ऐसा याद नहीं है साहब? वो फुटबॉल के गेम याद है, फायरिंग के हिस्से याद है, जब हम ऑपरेशन में गए, ऑपरेशन में जो मुश्किलात होते हैं वो याद है। हाई एल्टीट्यूड यानी बर्फीले पहाड़ी चट्टानों पर चलते हुए वहां का आदत है। कुक हाउस में, लंगर में सफर की वजह से या फिर मौसम की वजह से खाना नहीं बन पाना, उसका एक एक्सपीरियंस है। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में बंदे को गोली लगी है, उसको इवैक्यूएट करना, उसका एक तजुर्बा है। गाड़ी का एक्सीडेंट होना है और खाई में गिरना और हमारे कुछ जवानों का उसमें जान गंवाना, फिर उनको इवैक्यूएट करना, फिर पलटन का उस टाइम का जो माहौल है वो एक एक्सपीरियंस है। कोई कंपटीशन होता है, जीत के आते हैं, उसका एक एक्सपीरियंस है। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में एक बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन लड़ने के बाद जब वापस आते हैं, उसका एक एक्सपीरियंस है। हमारे खुद के परिवार में किसी का शादी, किसी के बेटी का बच्चा जन्म हुआ है, किसी के पिताजी को प्रमोशन मिला है, वो छोटी छोटी बातों पर आपस में बांट के खुश होना एक वो एक्सपीरियंस है। किसी के घर में साहब कोई दुखद घटना हो, हर एक के होता है, ये परिवार है साहब, लाइफ है, इसमें अप डाउन होते हैं। तो जो उसके गले पे हाथ डालना, या जब हम डाउन हो गए तो हमारे गले पे किसी में हाथ डाल के बोला यार ये लाइफ होता है, चल बैठ मैं चाय पिलाता हूं, फिर आराम से करना, कोई मतलब हर एक ये साहब जो हमने घर छोड़ा जब हम 16-17 साल के थे और 60 साल की उम्र में फौज छोड़ा साहब। अभी आप अंदाजा लगाइए, मेरे जब आप कहते हो साहब आपका परिवार क्या है, तो मैं क्या जवाब दूं आप कि क्या मेरे परिवार वो परिवार है जिसमें मैं पैदा हुआ था लेकिन जिसके साथ मैं खाली 16 साल तक रहा, या वो मेरा परिवार है जो जिसमें मैं 40 साल रहा? बिल्कुल। आप बताओ, मैं आपके व्यूअर से पूछ रहा हूं, आप क्या बोलोगे? तो ये परिवार है। तो हर परिवार का हर जो वो खुशी है, जो गम है, जो मजाक है, जो चुटकुले हैं, जो एक्साइटमेंट है, जो सौरो है, जो सेलिब्रेशन है, वो सब साथ होता है। तो हमने एक चीज, मैं हमेशा बोलता हूं ना, हर चीज में एक सीख मिलता है। तो इसमें सीख ये है, इस नाम पर एक पिक्चर भी बना है, बड़ा मशहूर है कि अगर मैं बोलूं तो आपके व्यूअर को सबको मालूम होगा। मैं खाली शुरू में बोलता हूं, कभी, आप बताओ साहब, कभी अलविदा ना कहना। ना,
कुछ और, कि लाइफ में अप डाउन भी है, कभी गम कभी खुशी, कभी खुशी कभी खुशी कभी गम, वो पिक्चर का नाम है, लेकिन ये लाइफ का स्टोरी है। यस। अगर आपको कोई बोले मेरे को लाइफ बताओ 4 शब्दों में, तो वो 4 शब्द ये है सब, कभी खुशी कभी कभी गम। तो सिखलाई क्या है, वो तो खैर पिक्चर है, लेकिन सिखलाई क्या है? सिखलाई ये है कि आप जब खुश होते हो, इतना भी खुश ना हो कि किसी को लगे आपने दुनिया पर ही मतलब काबू कर लिया, क्योंकि हर अचीवमेंट साहब कईयों के साथ होता है बांट के, अकेला तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जरूर सेलिब्रेट करें, लेकिन ऐसा सेलिब्रेट ना करें कि कोई कल ही ना हो, मतलब पूरा। और कभी कोई हार हो, कभी गम हो, तो इतना भी डिप्रेस मत हो जाना कि आपकी जिंदगी के बाकी सारे पन्ने भी साले गम में लिखे हुए हैं। क्योंकि कभी खुश हो गया साहब, कभी वो गम होता है, लेकिन ये कौन से सीक्वेंस में आते हैं, कितनी बारी आते हैं, कब चेंज होता है, इसका किसी को इल्म नहीं है साहब। यही मैजिक है लाइफ का। बिल्कुल। जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है साहब। बिल्कुल अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। इतने ऊपर चले जाओगे कि आप नीचे आ ही नहीं सकते हो, जब आप नीचे आओगे बहुत बहुत दर्द होगा। लेकिन आप सिर्फ यहां गए हो तो ये 2 कदम ही नीचे आओगे तो आपको ज्यादा ठेस नहीं पहुंचेगा। और फिर जब नीचे गए हो, इतना भी रोना मत कि जिंदगी खत्म हो गई है, क्योंकि कल को आप नीचे ऊपर चढ़ोगे। तो डोंट टेक योर जॉयज टू सीरियसली, डोंट टेक योर सॉरोज ऑल्सो टू सीरियसली, बिकॉज बोथ आर ट्रांजिएंट, बोथ आर टेम्पररी। ये सिखा देता है साहब फौज। आपने इस जो 8 ग्रीनर की बात की, उसमें आपने कुछ मेंशन किया अबाउट कि स्नो क्लैड माउंटेन्स में भी आप रहे, और प्लस JNK के टेररिज्म में भी आपने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस भी किए। कोई यादगार जो आप शेयर करना चाहेंगे? एनी वन? क्या जवान है साहब अपने फौज में। या देयर इज नो डाउट इन दैट। हर एक जो कहानी है, जो यादगार है और जो बोलने लायक है, वो जवानों से ही ताल्लुक रखता है। एब्सोल्युटली। अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं सिर्फ, और खाली संक्षेप में बताऊंगा, खाली लास्ट वाला बताऊं, पूरा स्टोरी एक्चुअली बड़ा लंबा है, बट ये सिंपल स्टोरी साहब कि एक जवान को एक ऑपरेशन में बहुत बुरी तरीके से गोली लगी, और उसको अगले दिन सुबह हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजा गया। हम लोग गांव में 5 दिन रहे, और हर वो यादगार किस्सा जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो, हर वो किस्से में साहब सिर्फ अपने फौज के जवान हैं। चाहे मैं जितना भी रिवाइंड करूं, हर वो यादगार, मेमोरेबल एंड लाइफ चेंजिंग और इंपैक्टफुल एक्सपीरियंस इज सेंटर्ड अराउंड द जवान। तो आपके व्यूअर्स को ये बात मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि जो अपने फौज के, जो सेना के जो जवान हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ नॉट ओनली ऑफ आवर आर्मी, बट दे आर दी रीढ़ की हड्डी ऑफ आवर कंट्री। एब्सोल्युटली। वो जो करते हैं शायद ही कोई कर पाएगा, चाहे हालात जितने भी मुश्किल हो, चाहे कड़ाके की गर्मी हो, चाहे मतलब -30-40 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ में हो, चाहे तूफान में खड़ा हो, चाहे बारिश में हो, चाहे काउंटर टेररिज्म में हो, चाहे फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में हो, चाहे वो बाढ़ में, खुद के गांव में भी बाढ़ आया हो, लेकिन वो कहीं और ड्यूटी दे रहा है किसी और के परिवार को मदद करते हुए, जबकि उसके खुद की परिवार मुश्किलात में है। चाहे वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हो, चाहे वो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो, चाहे वो अपने वेस्टर्न बाउंड्री पर पाकिस्तान के खिलाफ हो, नॉर्दर्न बाउंड्री पर चाइना के खिलाफ हो, हालात अलग है, जमीन अलग है। ये जवान 24 घंटे, ये शायद एक ही नौकरी है जिसमें कोई ऑफ टाइम नहीं होता है। अब ये 24 आवर्स हो सकता है,
ये 7 दिन हफ्ते में हो सकता है, ये 30 दिन महीने में हो सकता है। जब तक वो अगले छुट्टी नहीं जाएगा, हो सकता है एक भी छुट्टी उसको नसीब ना हो। जो फील्ड एरिया में जाते हैं, आपके व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए, कोई ऑफ डे नहीं होता है। सिंपल, एंड ऑफ स्टोरी। वो जब फील्ड एरिया में अंदर जाके ऑपरेशनल एरिया में डिप्लॉय हो जाता है, तो जब तक वो वापस घर नहीं आता है, उसका एक भी आप जो आपके सिविल ऑडियंस है, उनको तो 8 घंटे के बाद ओवर टाइम चाहिए। 8 घंटे के बाद वो बोलते हैं ऑफिस में बहुत टाइम हो गया, 5 बजे अभी जाते हैं नीचे। ये कहीं नीचे नहीं जा सकता है। ये पोस्ट के अंदर भी जो लाइफ है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट एंड डेंजरस होता है। और ये सब वो फौजी मंजूर करता है, क्योंकि वो देश की सेवा करते हैं। वो तनख्वाह के लिए नहीं करता है काम। तो किसी फौजी को मेहरबानी करके कभी ये बेइज्जत मत करो पूछ के कि यार तेरे को तनख्वाह मिलता है कि नहीं। ये पूछो कि देश की सेवा करने का कितना कीमत है, और वो सवाल का जवाब आप दो, हो सके तो आपसे। हर स्टोरी में साहब एक जवानी होता है। मैं एक छोटा स्टोरी बताऊंगा जवान के बारे में। ये 2003 की बात है, 2003 की बात, करेक्ट। तो एक ऑपरेशन थी जम्मू कश्मीर में, और ये जवान इस ऑपरेशन के दौरान काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। और हम भी, काफी मुश्किल इलाका था, तो हम भी 6 घंटे चल के वहां पहुंचे थे। और अगले दिन सुबह हेलीकॉप्टर आके उसको लेके चला गया अस्पताल में। हम लोग को गांव में 5 दिन रहे। अभी आप बोलोगे साहब आप 5 दिन क्या कर रहे थे गांव में? तो गांव ढूंढने में 5 दिन लग जाते हैं। ये कोई खेल तो है नहीं कि आप मतलब आज ऑन कर दिया बटन, कल ऑफ कर दिया, हैंड के हाथ पे लगा हुआ वीडियो ट्यूब पे खेल रहे हो आप, फोन पे, लैपटॉप पे। वैसा नहीं है। ये असली मिलिटेंट या उग्रवादी के हाथ में भी बंदूक है, आपके भी हाथ में बंदूक है, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। तो बहुत गंभीरता से, बहुत होशियारी से ऑपरेशन करना पड़ता है। नहीं तो क्या है, सावधानी जब हटता है तो दुर्घटना तभी घटता है। तो जितना आप सावधान रहो उतना कम दुर्घटना होएगा। सिंपल, ये मतलब दुनिया का उसूल है। और सिविल में और फौज में इतना ही फर्क है। सिविल में होता है तो हो सकता है उस कंपनी का कुछ लाखों रुपए में नुकसान हो जाए, हो सकता है करोड़ों में हो जाए, बस इतना ही है। हमारे में जब गलती होता है तो जाने जाती है। हमारे में जब गलती होता है तो देश को इसका कीमत चुकाना पड़ता है, कई सैकड़ों साल तक। हो सकता है 50, 60, 100, 200 साल तक वो गलती का जो असर है वो झेलना पड़ता है देश को। ये हमारे गलती का असर है। तो कोई ये मत समझना कि हम 30,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। साहब हम बिजनेस नहीं करते हैं, हम देश बचाते हैं। सिंपल। तो उसको गोली लगी, वो चला गया। हम वापस आए और फिर हमने चाहा कि अस्पताल से बात करें और चेक करें कि हो क्या रहा है हमारे जवान के साथ। तो सबसे पहले जब फोन लगा तो हम, वो आईसीयू में एक नर्स थी, हमने फोन से बात किया उससे। वो बोला बंदा कैसा है? तो सबसे पहले नर्स ने मुझे बोला कि साहब ये आईसीयू है अस्पताल में, तो प्लीज आप आवाज मत उठाओ। अभी 450 किलोमीटर दूर से मैं भावुक इतना था, क्योंकि एक तो हम 5 दिन लगातार बाहर थे, तो एक तो थकावट होता है। तो थकावट, भूख, नर्वस एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आदमी जल्दी गुस्सा हो जाता है, जल्दी भावुक हो जाता है। और हम लोग साहब फौजी भावुक ही हैं। हम तनख्वाह पे नहीं चलते साहब। हम ये आपके दिए हुए कपड़ों पे नहीं चलते हैं, आपके दिए हुए गन, बारूद, सामान, रेडियो सेट के ताकत पर नहीं चलते हैं। हम चलते हैं साहब हमारे सेंटिमेंटल अटैचमेंट, एक दूसरे के साथ जो भाईचारा है, जो कमराडरी है, जो बॉन्डिंग है, जो देश प्रेम का जो भावना है, ये सब का जो मिश्रण है, जो आप देख नहीं सकते हो, खाली महसूस कर सकते हो। उस भावना पे चलते हम। यही वो भावना है जो आपके अपने तिरंगे को 24/7 ले रहा था। ये भावना है। झंडा तो कपड़े का है, लेकिन झंडे में भावना है साहब। वो भावना हमारे खून में बहता है। आप लोग जब खड़े होते हो 52 सेकंड के लिए, जब राष्ट्रगान बजता है, वो राष्ट्रगान हमारे खून में बहता है फौजी के। तो भावुक था मैं बोला सॉरी, मैं बोला बंदा कैसे है हमारा?
तो उसने ये बातें बताई मुझे कि साहब उसके जो लेफ्ट पैर का जो फीमर है, जो थाई बोन का जो सबसे शरीर का बड़ा वाला हड्डी होता है, सबसे मजबूत और ताकतवर हड्डी, दो जगह पर फ्रैगमेंट हो चुका है। मतलब जब हड्डी टूटता है, आपके व्यूअर के लिए ऐसे टूटता है दो हिस्सों में, लेकिन जब फ्रैगमेंट होता है छोटे छोटे हिस्सों में। तो डॉक्टर साहब जब उसको एग्जामिन कर रहे थे तो जहां वर्दी काट रहे थे उनको खाली खून नजर आया। तो उसका फीमर दो जगह पर फ्रैगमेंट हो चुका। जो बुलेट प्रूफ वेस्ट है जो फौजी पहनता है ऑपरेशन में, आज तो मॉडर्न बुलेट प्रूफ वेस्ट आ चुके हैं, हल्के वाले मॉडर्न, लेकिन उन दिनों में बुलेट प्रूफ वेस्ट साहब लोहे का चादर होता था, सिंपल, वो आपने भी देखा होगा सर। तो सामने एक लोहे का प्लेट है, पीछे एक लोहे का प्लेट है, और छोटा सा गले के लिए है सेमी मेम्ब्रेन का नरम वाला, और छोटा है अब्डोमेन के लिए ग्रोइन में, पेट के नीचे। ये बुलेट प्रूफ वेस्ट है, साइड में खुला होता है। तो जो दो प्लेट के बीच का हिस्सा है जो शरीर का साइड होता है उसमें खुला रहता है। अब इसको गोलियां लगी हैं साइड के अंदर, और जो आपके व्यूअर के लिए मैं आपको पेन पकड़ के दिखाता हूं, ये जो मेरे हाथ के ऊपर का है बुलेट इतना ही होता है, और जब वो बुलेट शरीर में घुसता है तो निशानी करता है जो आपके छोटे उंगल का जो नाखून है उससे भी छोटा, इसका आधा। कई बार तो ये सच है कि जब बुलेट किसी के लगता है, आप निरीक्षण करोगे फिर भी आपको शायद नजर नहीं आएगा कि बुलेट घुसा कहां से। प्रॉब्लम यह है साहब कि ये जो बुलेट है, ये जो बुलेट है, ये जब सीधे लाइन में अगर जाना चाहिए शरीर में घुसता है तो, लेकिन सीधे लाइन में नहीं जा पाता है, ये ऐसे टेढ़ा हो जाता है। अब इतना हिस्सा आपके शरीर से गुजरता है, और जब गुजर रहा है, अगर एक और बुलेट आपके शरीर में दाखिल हुआ है और दोनों साथ गुजर रहे हैं, दोनों आपस में लगते हैं, तो दो क्या भी चार छह हिस्से हो जाते, और चार छह हिस्से आपके शरीर में गुजरते हैं। रास्ते में कोई हड्डी या लिवर या पेट का हिस्सा या पैनक्रियास या किडनी या रीढ़ का हड्डी या कोई भी और हड्डी रास्ते में आ जाए, उसको भी ये तोड़ के पार हो जाए। तो सच तो यह है कि जब उसके गोलियां लगी यहां से, यहां तो बिल्कुल छोटे इतने थे, 4-5 गोलियां लगी होंगी, 6-7 लगी, भगवान जाने। लेकिन दाहिने तरफ उसके राइट साइड में एक बेसबॉल के शेप का छेद था, और उसके अगले दिन जब उसको हेलीकॉप्टर में डाला गया तो उसके पेट के और अंदर के जो एंट्रेल्स, इंटेस्टाइन वगैरह थे, वो सब पन्नी में डाल के डाला गया, क्योंकि जब बाहर गिरा था तो घास, मिट्टी, गन पाउडर, बारूद, रात का समय, डॉक्टर फील्ड एरिया में क्या ऑपरेशन करेगा। तो उसको कुछ और इल्म नहीं है, लेकिन पॉलिथीन में उसको डाल के भेजा गया बर्फ के साथ, ताकि वो जिए या इस्तेमाल हो सके। सबसे ज्यादा चोटें उसको आए छाती में। जब उसके फीमर में गोली लगी तो वो गिरा है पहाड़ी से, अभी 10 गज गिरा है, 15 गिरा है, 25 गिरा है, कितना गिरा है वो तो कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जब गिरा है, वो चट्टान का जो एक किनारा था या कोई पत्थर का जो बड़ा पत्थर था उसका एक किनारा था, कोई रॉक था, कोई बोल्डर था, ये कोई नहीं जानता, वो उसके बुलेट प्रूफ वेस्ट पर लगा है। और जो लोहा है, वो लोहे ने अंदर शरीर को दबाया, और क्योंकि शरीर दबा है, 5 उसके रिब्स में फ्रैक्चर है, और उसके बाएं वाले फेफड़े को 5 जगह जहां रिब फ्रैक्चर हुए थे, उन्होंने फेफड़े को पंचर कर दिया 5 जगह, और जो उसके फेफड़े थे वो बॉडी फ्लूइड और ब्लड से भर गए थे। ये उसके इंजरीज। तो जब नर्स ने मुझे बताया तो मैंने पूछा क्या बचेगा। अब हम लोग फौजी है साहब, हम अगर आपसे मैं पूछता हूं कि फौजी मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे बोले साहब 10% या 30 या 40 या 50 की साहब या 0 चांस नहीं है। लेकिन डॉक्टर हैं, वो ऐसा नहीं बोलते। मतलब जब तक 0 होता है वो बोलते हैं कि उम्मीद है। ये डॉक्टरों का काम है, और जबरदस्त चीज यही है। तो नर्स ने बोला साहब अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। तब मैंने बोला क्या मैं बात कर सकता हूं। अभी आप बोलोगे साहब आप क्यों बात करना चाह रहे, जब आपको पता था कि ये छोटे हैं, तो व्हाई डिड यू वांट टू स्पीक टू हिम। मैंने बोला ना हम भावुक हैं,
हम इमोशन पे चलते हैं। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है जो ये 800 जो इंसानों का जो पलटन है, उनका कंबाइंड जो भावना है, वो मैं मेरे आवाज से उस तक पहुंचाऊं तो हो सकता है वो भावना का कोई असर पड़े। कौन जानता। तो उसने बोला कि सर 5 दिन हुए इसके ऑपरेशन के, और उसने आज तक बोला नहीं, जवाब नहीं दिया है। आंखें उसकी खुले हैं, तो हमें यह नहीं पता है कि क्या वो सुन नहीं सकता है, या अगर वो सुन सकता है तो क्या वो बोल नहीं सकता है, या फिर कुछ महसूस ही नहीं कर रहा। तो मैंने बोला आप फिर भी मेहरबानी करके हैंडसेट लगा दीजिए। तो उसने बोला मैंने हैंडसेट लगा दिया है। तो मैंने उस टाइम बोला निम्बाराम, नाम निम्बाराम है, सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का। मैं बोला निम्बाराम क्या हाल है तेरे? 10 सेकंड कोई जवाब नहीं है। तो मैंने सोचा जो नर्स ने बोला है वही है, बोल नहीं सकता है, हो सकता है सुन नहीं सकता है, हो सकता है दोनों। तो मैं हैंडसेट वापस रखने वाला था ऑपरेटर को, तो बिल्कुल एक छोटी आवाज में बोलता है, इतने चोटें खाने के बाद इतने गंभीर रूप से वो घायल है, वो बोलता है साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। अभी आप देखिए, आप सीढ़ी से गिरोगे, बाथरूम में फिसल के गिरोगे, फुटबॉल के ग्राउंड पे गिरोगे, साइकिल सीखते हुए गिरोगे, और 100 दिन 3 महीना रोगे उसके ऊपर। ये जवान इतना गंभीर रूप से घायल है, फिर भी मेरे को बोलता है कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। मुझे ये नहीं उस टाइम पर समझ आया कि मैं क्या दिल में खुश हो जाऊं, कि मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि ऐसे फौजी के साथ मुझे नौकरी साथ करने का अवसर मिला है। ये मेरा गर्व है, ये मेरा प्रिविलेज है। आई एम ऑनर्ड टू सर्व विद अ सोल्जर लाइक दिस। या मैं रो कि यार इतना जबरदस्त फौजी है, मतलब कहां फंस गया ये, मतलब मौत के चौखट पर खड़ा है। मेरा छाती तो मतलब इतना बड़ा हो गया था कि यार ऐसे पलटन में आया हूं, ऐसे फौजी के साथ नौकरी कर रहा हूं, इससे बड़ा गर्व तो मेरे को मिल नहीं सकता है। करेक्ट। तो ये जो मेरे दिमाग में घूम रहा था तब, और पतली सी आवाज में, बिल्कुल पतली सी, मेरे को ध्यान से सुनना पड़ा। वो बोलता है साहब मैं तो ठीक हो जाऊंगा, पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? अभी आदमी मौत के चौखट पे नहीं खड़ा है, मौत के दरवाजे के आगे दोनों पैर उसके लगे हुए हैं, मतलब दोनों पैर ऑलरेडी उस पार चले गए हैं। उसको अपने इंजरीज की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। वो मुझे बोल रहा है कि साहब बाकी पलटन के जो मेरे साथी हैं, जो मेरे टोली के हैं, जो मेरे परिवार के हैं, उनका क्या हाल है? ये दूसरों के बारे में सोच रहा है ऐसे गंभीर स्थिति में। क्या बात है यार, ये हिंदुस्तान का फौजी होता है। क्या बात। ये वो फौजी है जो 24 घंटे 365 दिन साल में देश के लिए ना पूरा सब अपना खुद को बलिदान देने के लिए तैयार है। देश इसलिए महान है, फौज इसलिए महान है, और ये जो फौजी हैं, जो सोल्जर हैं, जिनके लिए हम नौकरी करते हैं, जिनके साथ नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं अफसर वो है, अच्छा अफसर वो है जो फौजी के लिए नौकरी करता है। यू सर्व द सोल्जर्स whom you have the privilege to command. यस। तो आपने साहब एक किस्सा बोला, मैंने 42 साल के तजुर्बे से एक किस्सा निकाला है, और मेरे ख्याल से मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक वो फौजी अफसर के जिंदगी में ऐसा एक संदर्भ आए, एक मौका है जब ये खुद एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। हर मौके में, हर सीख में किसी को बलिदान देने का जरूरत नहीं है, लेकिन कई एग्जाम्पल्स हैं साहब, सैक्रिफाइस के, सेल्फलेसनेस के, नॉट गिविंग अप के, कमराडरी के, बॉन्डिंग के, इसमें वो सब कुछ है जो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई फुली एग्री विद यू।
General, did he survive then? No. Okay. Okay. But he shown what is courage, what is camaraderie, what is leadership, what is फौज में मैं हमेशा कहता हूं, ये कोई हम फौजी खून के प्यासे नहीं होते। हम में से कोई नहीं चाहता कि हम किसी और का जान लें अपने देश को बचाने के लिए। तो इसलिए हर वो तरीका अपनाया जाता है गोली दबाने से पहले, ट्रिगर दबाने से पहले, कि वो बगैर किसी का जान लिए अगर आप जीत हासिल करते हो तो जीत तो वही है, बिल्कुल अल्टीमेट जीत है। लेकिन कभी कभी जीत हासिल करने के लिए दूसरों का जान लेना पड़ता है, तो वो फौजी का धर्म है, वो करता है। लेकिन हर एक अच्छे फौजी का एक ही ख्वाहिश होता है, और मैं आपके व्यूअर को बताऊं तो आप बोलोगे साहब ये कैसे बात कर रहे हो आप। सबसे बड़ा गर्व फौजी के लिए वो है जब वो घर जिंदा वापिस ही ना आए, जब वो आए काले कफन में या कॉफिन में, तिरंगे में लपेटा हुआ। एक फौजी के लिए, एक योद्धा के लिए, पुराने जमाने में योद्धा होते थे, वो अपने राज के लिए लड़ते थे। इससे बड़ा कोई होता ही नहीं था उन जमानों में। आज की तारीख में भी उससे बड़ा कोई होता नहीं। तो अगर कोई ख्वाहिश है और कोई रिग्रेट है, ये मेरे नहीं, हर फौजी के लिए है। ये अजीब लगेगा आपको सुनते हुए, व्यूअर्स को सुनते हुए। हर जो अच्छा फौजी है उसका रिग्रेट यही होगा कि काश आई एम ऑल्सो काउंटेड इन द लिस्ट ऑफ पीपल हु गेव देयर लाइव्स टू कीप दिस नेशन। काश मुझे भी ये मौका मिलता कि मैं अपने देश का इज्जत, नाम, स्टेटस, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस, चाहे कुछ भी हो, उसको बचाने के लिए मुझे भी मेरे जान की बाजी देने का मौका मिला। ये हर फौजी सोचता है साहब। विच डजंट मीन वी वांट टू डाई, विच डजंट मीन कि हर मौके पर हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरना, अगर मेरा जान देना ही एक तरीका है तो उससे बड़ा इज्जत का काम मुझे नसीब हो ही नहीं सकता। अरुण, बहुत सही बोला आपने कि उसके लिए मरना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि जरूरत पड़े तो यू आर रेडी फॉर सैक्रिफाइस दैट एज वेल। और वो हर फौजी उस वक्त को ढूंढता है कि वहां कब उसे मौका मिले ये सब अपनी दिखाने के लिए, जज्बे को दिखाने के लिए। आपको फिर एक मौका मिला कि आप ऐसी पलटन में जाके आपने कमांड किया जिसको हम राष्ट्रीय राइफल कहते हैं, और वहां तो एक अलग ही चीज है। वहां तो दिन रात 24 घंटे आप एक्शन में ही हैं, आप ऑपरेशंस में ही रहते हैं। कोई ऐसा टाइम वक्त नहीं होता है कि जहां आपको आसान से आपके दिन जाते हैं। तो ये जो कमांड जो आपने की, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये राष्ट्रीय राइफल की, उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये इन्फेंट्री यूनिट से और आरआर में जाना इज ए डिफरेंट बॉल गेम। इट्स नॉट ओनली दैट कमांड पार्ट ऑफ इट, इवन इक्विपमेंट, एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशंस, सब कुछ डिफरेंट होता है। वो थोड़ा बताइए साहब। हंस के वक्त निकाला है तो आरआर राष्ट्रीय राइफल स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म यूनिट है। सिर्फ काम काउंटर टेररिज्म है, टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो हमें इसको रेज करने का मौका मिला पीस स्टेशन में। तो हमने खड़ा किया वहां पे। उसमें 1140 लोग होते हैं। नॉर्मल इन्फेंट्री पलटन में तकरीबन 800 होते हैं। राष्ट्रीय राइफल यूनिट में 1141 होते थे, आज भी उतने ही होंगे। और अलग अलग जगह से आते हैं। मैंने आपको ये पहले बताया कि हम एक यूनिट में पैदा होते हैं, उसी यूनिट में आखिरी सांस भी लेते हैं। तो
तो उस यूनिट में सभी सभी को जानते हैं, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको आदेश देने की जरूरत नहीं है, आंखों के इशारे से लोग समझते हैं कि करना क्या है और सब होता था। लेकिन राष्ट्रीय लेवल में सब पहली बार ही आते हैं उधर, तो कोई ईएमई का है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स का, कोई सिग्नल के यूनिट के हैं, कोई ऑर्डिनेंस के हैं, कोई दूसरे टोली से आता है, कोई कहीं और से आता है, आपके सिविलियन व्यूअर भी हैं, तो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं जवाब को, लेकिन अलग अलग जगह से आते हैं सब। और 6 महीने के अंदर हमने एक वो परिवार तैयार करना होता है जो जाकर के इकट्ठा लड़ेगा ऑपरेशन, और जो इकट्ठा लड़ता है परिवार साहब, वो परिवार सक्सेसफुल है, जो अलग अलग लड़ते हैं वो परिवार फेल है। सिंपल सी बात। बिल्कुल। तो 6 महीने में सबको एक जरिए से ट्रेनिंग करना होता है, सबका सोच अलग है, सब अलग अलग रीति रिवाज लेके आते हैं, उनको एक रिवाज में ढालना होता है, एक ढांचे में। ये बड़ा दिलचस्प काम है। मैं बोला यार क्या बात है, और फिर मैंने तब मुझे यकीन हुआ कि हर वो फौजी के पास एक खासियत है स्पेशल। 2 चीजें हैं साहब फौजी में, एक तो जो बेस होता है, फाउंडेशन, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है जो सब सेम है हिंदुस्तान के फौज में, वो बिल्कुल नीचे वाला सब सेम है। हो सकता है वो खाली 2 ईंटें हो, लेकिन जो 2 दीवार के जो नीचे वाले 2 ईंटें हैं वो सबके सेम है। उसके ऊपर किसी ने प्लाईवुड लगाया है, किसी ने वो प्रीफैब शेल्टर लगाया है, किसी ने वो पॉलीफाइबर लगाया है, किसी ने सीजे शीट लगाया है, किसी ने शीशे का ग्लास लगाया, किसी ने जो कर दिया, किसी ने ईंटों का बनाया दीवार। ये चॉइस आपके पास है, तो वो अलग बना है सब, क्योंकि उनका काम अलग था। लेकिन जब आरआर पलटन के अंदर आ गए तो सबको वही काम करना होता है। तो ये मजा था। हमने 6 महीने क्या ट्रेनिंग किया है, मतलब हम ऐसे ऐसे हो गए थे 6 महीने के बाद कि मतलब हम सबके शरीर आयरन बॉडी हो गए पहली बात। क्योंकि साहब ऑपरेशन में दिमाग और शरीर का बड़ा रिश्ता है। काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशन होते हैं साहब, वो दिमाग में होते हैं, शरीर में नहीं होते। लेकिन दिमाग उतना ही साथ देगा जितना आपका शरीर साथ दे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस वक्त आपका शरीर थकता है तो उसका दिमाग थक गया है। तो हमने बोला यार पहले तो शरीर को साले को करेंगे स्ट्रॉन्ग, और दबा के हमने शरीर को स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद हमने बोला अभी हम माइंड को करेंगे स्ट्रॉन्ग, कि वो माइंड दिमाग को शरीर को बोलता रहे कि अभी आप थके नहीं। तो एक हाथ पे तो हमने शरीर को शारीरिक मजबूती बहुत बनाया, और फिर दिमाग का मजबूती हमने इतने बनाया कि वो शरीर को बोलता रहे कि अभी आप थक ही नहीं सकते। तो हम साहब एक किस्म से ऐसे यूनिट बन गए जो थकता ही नहीं था। क्या बात है। ना दिमाग से ना शरीर से। तो अगर हमारे बंदे 96 घंटे के ऑपरेशन के लिए बाहर जाके वापस आते थे, और आने के आधे घंटे बाद बोला चलो लेट्स गो, तो बोला पूरे तैयार हो जाते। बोला साहब लेट्स गो। क्या बात है। तो ये हाँ हो सकता है, मुमकिन है, मैं तैयार हूं, हो जाएगा, ये चीज है। दूसरा हमने बोला कि एक वो हम ये शब्द प्रॉब्लम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मसला प्रॉब्लम हम यूज ही नहीं करेंगे यार, दिमाग के वो कंप्यूटर से मिटा दो उसको। सो वन, तो हमने पूरे रेसिंग के दौरान कभी प्रॉब्लम शब्द इस्तेमाल नहीं किया। कभी हथियार टाइम पे आ गया, कभी वो नहीं आया, गाड़ी आया नहीं आया, सामान राशन नहीं आया, ये रोजमर्रा जिंदगी में हर जगह सबकी जिंदगी में होता है साहब। आपके में भी हो रहा है आज की तारीख पे, जो आपके व्यूअर्स हैं सबके दिन में रोज हो रहा है। लेकिन मैं आपके व्यूअर्स को एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, अपने आप करिए। 2 दिन निकालिए जिसमें शब्द प्रॉब्लम इस्तेमाल मत करो। दूध जल गई या प्रॉब्लम हो गया, अबे दूध ही जला है ना, जले हुए दूध को आप पी लो, या तो उसमें मीठी डाल लो पी लो, या तो फिर दूसरा दूध ले लो डालो। प्रॉब्लम शब्द इस्तेमाल मत करो, सुझाव ढूंढो। प्रॉब्लम का बयान नहीं करो, सुझाव पे ध्यान दो। और सुझाव सबके हाथ में है। दूध फट गया तो पनीर बना लो, कर लो कुछ यार, कुछ तो कर सकता है, बट डोंट से प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होता है साहब, हर एक वो इंसान को लगता है कि मैं महत्वपूर्ण हूं,
मैनेजमेंट टर्म्स में बोलते हैं, यू मेक एवरी एम्प्लॉय फील वैल्यूड। तो उसको लगे, अगले को लगे कि यार मैं भी कोई महत्व रखता हूं इस संस्था में ना, कि मुझे भी कोई आदर है। क्योंकि हम सबसे बात करते थे साहब, सुझाव सबका लेते थे, सलाह सबका लेते थे, करते वही थे जो मुमकिन था साहब। नामुमकिन को तो नहीं कर सकता ना। एक तो एक कैपेसिटी होता है एक यूनिट में, हम वर्दी थोड़ा ना चेंज कर सकते हैं साहब, वर्दी का क्वालिटी तो नहीं चेंज कर सकते, नए हथियार तो नहीं ला सकते ना, जो है वो है। तो उसके अंदर जितना हो सकता था उतना हम करते थे। लेकिन सबको लगता था कि यार ये हमारा यूनिट है, ये सीओ साहब का नहीं है, हमारा यूनिट, हम सब मालिक है इस यूनिट की। तो ये चीजें हमने किया है स्टार्टिंग में। तो हम पुलवामा में गए जब 2004 में। पुलवामा जब मशहूर हुआ बाद में, उससे पहले मशहूर था लेकिन टीवी पे आया नहीं था। मशहूर तो उतना ही था, हालात तो वैसे ही थे और बदतर थे। हम गए उधर पुलवामा में, हम पुलवामा में रहे और जबरदस्त काम किया है। हमने क्या किया, जवानों ने किया है। मैं तो खाली सीओ साहब था, बट जवानों ने क्या काम किया है, जबरदस्त। इट वाज अ hotbed of terrorism. इट इज अ गुड प्लेस। पलटन जबरदस्त। अब आपने बोला पलटन के बारे में ना, अलग अलग लोग आए दूसरी दूसरी जगह से, इकट्ठा हुए 2 साल के लिए, और 2 साल में क्या फाउंडेशन बनाया पलटन का कि आज के तारीख पर भी वो पलटन जबरदस्त काम करता है। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो खाली सबको साथ लेके चला हूं मैं, और वही चीज चल रहा है आज तक। वही लीडरशिप है, वही लीडर। ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने खूब मजा किया है, काम बहुत किया है, मिलके किया है, हंस के किया है, जो रोना था वो भी साथ किया है। हर एक चीज साथ होता था। I think during this period only you were felicitated, awarded Senna Medal Gallantry also. And तो क्या है साहब, 55 RR हमने खड़ा किया है, और 55 RR में सबसे पहला जो अफसर को गोली लगा वो मैं था। या उसके बाद साहब आप सीओ साहब थे, आपको गोली लगाए, मतलब आप बाकी क्या कर रहे थे? मैं उल्टा करता हूं वही सवाल आपको, कि मैं सीओ साहब था इसीलिए सबसे पहले गोली मेरे को ही खाना चाहिए, ये मेरा सोच है। अभी आप आर्ग्यू कर सकते हो, मेरे साथ बहस कर सकते हो कि सीओ साहब को गोली लगता है तो कैसे हो सकता है। मैं आपसे उल्टा कर रहा हूं कि अगर मैं सीओ साहब हूं और मैं सामने नहीं हूं जवानों के साथ लड़ाई में, तो फिर मैं किस काम का सीओ हूं? बिल्कुल सही। दोनों मैं आपके राय से असहमत नहीं हूं, लेकिन आप मेरे सोच को नाकार नहीं कर सकते हो ना, ये मेरा सोच है। इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये साहब 2004 की बात है, नवंबर। ये छोटे में इतने बताऊंगा साहब कि एक धार्मिक स्थान था जिसके अंदर मिलिटेंट थे। हमें ऐसे खबर मिला था, सुबह से गांव खोज खोज के थक गए थे, लेकिन जो हमारा इन्फॉर्मर था वो बार बार यही बोल रहा था कि साहब गांव में है। तो सिर्फ एक जगह हमने नहीं खोजा था, और ये मेरा एक रिवाज था, मेरा एक आदेश था, और मेरा एक सोच भी था कि हमें किसी धार्मिक स्थान को सर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समाज होता है, उस समाज के कुछ सेंसिटिव चीजें होती हैं, जिसमें उस समाज के बुजुर्ग हैं, जो बिरादरी के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, लीडर्स हैं, उनके प्रति इज्जत है, वो एक बड़ा चीज है। जो खाना, पोशाक, कल्चर जिसको बोलते हैं, ट्रेडिशन, उस इलाके का, उसको रेस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है। और सबसे हमारे इलाके में सबसे ज्यादा आई थिंक ये सब होता है एक धार्मिक स्थान में। अब हमारे मंदिर देख लो, हमारे गुरुद्वारे देख लो, हमारे चर्च देख लो, वो रिलीजियस संस्था तो है ही, लेकिन कल्चर के काफी चीजें वहां से निकलते हैं, म्यूजिक के काफी चीजें वहां निकलते हैं, सोशल गैदरिंग,
सामाजिक जो एक्टिविटी है, काफी चीजें वहां से निकलती हैं। काफी वो जो धार्मिक स्थान का जो सोशल वर्क है, लोगों को भला करना अपने फंडिंग में, एजुकेशन में, बेटरमेंट में, वो सब उधर से स्टार्ट होता है। तो धार्मिक स्थान को पवित्र होते हैं साहब, धार्मिक स्थान छोटे में आपको बताऊं तो हमने कभी हम ढूंढते नहीं थे। अगर ये बाद में पता चला कि यार वो धार्मिक स्थान में वो मिलिटेंट थे, ठीक है, हम नहीं जाएंगे। वो अगर धार्मिक स्थान को अपवित्र करना चाहते हैं, वो उनका चॉइस है, हम नहीं करेंगे। क्योंकि एक फौजी के लिए जो धार्मिक चीज है, धार्मिक मतलब धर्म रिलीजन नहीं, धार्मिक मतलब सही, करेक्ट वे। यस, अगर वो करेक्ट वे अगर फौजी अपनाता है तो आप कभी गलत नहीं जा सकते। और हमने बड़ा ठान लिया था जब बना था पलटन कि हम वो रास्ते पे नहीं जाएंगे। अगर कोई हमें बोले कि आपकी वजह से, आपके सोच की वजह से 2 उग्रवादी निकल गए, तो ठीक है, मंजूर है, अगले दिन हम कहीं ना कहीं मिलेंगे वहां। लेकिन धार्मिक स्थान में चले गए, हम नहीं जाए, ये हमारा सोच था। लेकिन क्योंकि उसने बहुत जबरदस्ती किया है और हमने गांव पूरा खोज लिया था, जैसे हमने सोचा कि हम मस्जिद को खोजेंगे, हमारे एक जवान थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको हमने बोला था चलो मस्जिद खोजते हैं, इतना ही बोला था कि लेट अस सर्च द मस्जिद। जैसे हमने बोला, जितने वहां पर गांव के लोग बैठे थे वो सब उठ के भाग गए। अभी तक तो साहब सिर्फ खबर था, अंदेशा था कि शायद मिलिटेंट है। लेकिन जिस क्षण वो भाग के गए, तब वो अंदेशा यकीन में बदल गया कि एक्चुअली मस्जिद के अंदर है, और इन सबको पता था। अगर वो जिद नहीं करता, जो हमारा सोर्स था, तो हो सकता है हम ऑपरेशन को कैंसिल करके चले जाते, कितनी बार पहले कर चुके थे। तो हम 6 लोग गए साहब मस्जिद के अंदर। हमने, बहुत बड़ा मस्जिद था वो, सीमेंट और कंक्रीट और पत्थर का बना हुआ था। 2 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वो फॉल सीलिंग का छत था जैसे होता है, और वो छत के ऊपर सीजीआई शीट था, ऐसे सीजीआई शीट। और हर मस्जिद में आप देखोगे एक ऊपर छोटा गुंबद सा है, जिसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम कई काम करता है साहब। पुराने जमाने में वो बना था कि क्योंकि मस्जिद से लोगों को चेतावनी दिया जाता था कि आज तूफान आएगा, आज बारिश आएगा, 2 बजे से इकट्ठा हो जाओ इधर, सुरक्षित रहना, आज बाहर मत जाना। अगर समुद्र के किनारे है तो बोला समुद्र में आज तूफान आएगा तो वेव्स बहुत बड़े होंगे, प्लीज फिशिंग मत जाओ। कई चीजें थे इसमें साहब। डॉक्टर आए हैं गांव में, इंजेक्शन के लिए बच्चों को लेके आओ, हर चीज होता था इसके अंदर। और मंदिर के और मस्जिद के काम में भी ये इस्तेमाल होता। तो हम लोग मस्जिद में गए, 6 लोग थे। ऑपरेशन तो तकरीबन 2 घंटा चला। ग्राउंड फ्लोर हमने खोजा, कुछ नहीं मिला। तो मोटरोला मेरे पास था, कंधे पे छोटा इधर लटकता है मोटरोला जो हैंडसेट वॉकी टॉकी। तो बाहर से एक मेरे कंपनी कमांडर साहब ने, ऑफिसर साहब थे, उन्होंने बोला कि सर आपकी आवाज सुनाई दे रही बाहर। मैंने बोला कैसे सुनाई दे सकता है यार, हम तो आपस में धीरे धीरे बोल रहे हैं। बोला सर जो मस्जिद का पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है वो ऑन है, आप धीरे भी बोल रहे हो, वो बाहर वाले माइक से एम्पलीफाई होकर के पूरे गांव में सुनाई दे रहा है। तो मिलिटेंट ने वो खुला रखा था, ये जानबूझ के कि आपस में जो प्लान या तजवीज बनाएंगे वो सुनाई दे। तो हमने पहले तो उसका खोज के उसको बंद किया। दूसरा हमने किया, क्योंकि मोटरोला भी आवाज करता है बीच में, जैसे हम एयरपोर्ट पे कहीं जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे सिक्योरिटी में जब देखते हैं, फैक्ट्रियों में वो किचपिच आवाज बहुत करता है। तो नेक्स्ट हमने काम किया, उसको बंद कर दिया। अभी बंद करने से नुकसान ये हुआ कि हमारे जो बाहर बंदे थे उनसे हम बात नहीं कर सकते थे, और वो हमसे बात नहीं कर सकते, क्यों हमने बंद कर दिया था। और हम अंदर गए थे, वो मस्जिद में आ नहीं सकते थे, वो तो बाहर थे। ये करते 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 हमारे 500-600 बंदे मस्जिद के चारों तरफ आ गए। अंधेरा का टाइम हो गया था, तकरीबन 4:30 बजे, ठंड का मौसम था, तो 5-5:15 बजे अंधेरा हो जाता। ग्राउंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर में गए। ग्राउंड फ्लोर में से फर्स्ट फ्लोर जाने में हमको तकरीबन 15 या 20 मिनट लगे। हो सकता है सिर्फ 20-25 सीढ़ियां थी। अभी आप बोलोगे 15-25 मिनट क्यों लगे? क्योंकि इतना सुरक्षित जाना होता था कि रिस्क मिटिगेट कैजुअलिटीज। जो आप
सावधानी बरतोगे उतना कम कैजुअलिटी उठाओगे। तो हम गए फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर खोजा साहब, खाली था। मस्जिद काफी बड़ा था वैसे, खाली था। फर्स्ट फ्लोर, बोला ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक फॉल सीलिंग है प्लाईवुड का, वो खाली 7 फीट था। तो हमारे ऊपर जो प्लाईवुड का छत था वो खाली 7 फीट था। मतलब अगर हम बंदूक को ऊपर रखे तो वो प्लाईवुड के टच होता। हमें अभी थोड़ा डर भी लगा, क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता था कि क्या मिलिटेंट है भी, तो किसी को नहीं यकीन नहीं था ना, ये नहीं पता था अगर है तो कितने हैं, कहां है। तो काफी देर तो हमें यह नहीं पता था कि आगे। अब क्या है ना, हर ऑपरेशन में एक टाइम आता है जब आपके पास कोई और आइडिया नहीं होता कि आगे बढ़े कैसे। तो हम सब खड़े थे, आइडिया नहीं था कि आगे करना क्या है। तो उस टाइम साहब हम सब खड़े हो गए थे दीवार के साथ। ये हमारा ड्रिल था। दीवार के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि पीछे से सुरक्षित होता है। दीवार के पास खड़े हो तो कोई आपको देख नहीं सकता है। और फिर ऊपर छत में हर दीवार में कोने में एक तकरीबन 1 फुट का कंक्रीट होता है। तो बोला वो 1 फुट से कोई आपके ऊपर फायर नहीं कर सकता, ये सुरक्षा। सामने से तो कर सकता है लेकिन वो देख नहीं पा रहा है आपको। अब खड़े हो गए, अब अंधेरा भी हो रहा है। उस टाइम पर मुझे यह डर था कि अगर हम ऑपरेशन को अपने नेचुरल खात्मे पर नहीं ले जाएंगे, नेचुरल कंक्लूजन, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा वैसे दोस्त भी है साहब, दुश्मन भी है। दोस्त इसीलिए है कि वो जो मिलिटेंट है वो आपको देख नहीं सकता है, दुश्मन इसीलिए है कि आप भी नहीं देख सकते हो। और दूसरा यह है कि अगर हमारे 500-600 बंदे मस्जिद के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, मान लो खुदा ना खास्ता ऊपर से मिलिटेंट बोले कि हम तो घिर गए, अंधेरा हो गया, अभी हम चारों दिशा में AK-47 करके अंधाधुंध फायर करेंगे फौज के अंदर, कितने लोग घायल और शहीद होते आप अंदाजा लगा लो सर। एटलीस्ट 50 to 60। तो क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया था, ये कोई चक्रव्यूह टाइप एक सर्कमस्टांस है साहब। आप घुस तो जाते हो, निकलना बड़ा मुश्किल है। इट्स नॉट इजी, बिकॉज ऐसा कहीं सिखलाया नहीं है आपको, ना कहीं किसी के जहन में। हर ऑपरेशन अलग अलग होता है। बिल्कुल। तो हमने अभी तक कोई एक भी राउंड फायर नहीं हुआ था। तो हमने उस टाइम फैसला किया कि हम लोग एक लाइन में थे, 6 जन ऐसे मस्जिद के साइड में, बिल्डिंग में, फर्स्ट फ्लोर में। हमने बोला हम 1 राउंड फायर करेंगे, 2 कदम लेंगे, 1 राउंड फायर करेंगे, 2 कदम लेंगे, 1 राउंड फायर करेंगे और उस कोने तक चले जाएंगे। ये सोच था कि हमारे फायर का जवाब मिलिटेंट फायर से देगा, और जब मिलिटेंट फायर से देगा हमें पता चलेगा मिलिटेंट का है। इसमें डेंजर ये था कि हम लोग जो फायर कर रहे हैं, तो जायज बात है मिलिटेंट को भी पता है हम किधर हैं, लेकिन खेल तो खेलना पड़ता है ना साहब। अगर बॉलर समझे कि बैट्समैन को मैं छक्का नहीं मारने दूंगा तो बॉल ही नहीं डालूंगा, तो फिर तो गेम नहीं है ना। आपको बॉल डालना पड़ता है ना, ये उम्मीद करके बॉल डालना पड़ता है कि आप विकेट लोगे। रिस्क लेना पड़ेगा। ये डर से नहीं डालना है कि मैं बॉल डालूंगा तो छक्का लगेगा। बॉल तो सेम है साहब, सोच अलग है कि ये बॉल पे मैं विकेट लूंगा या ये बॉल छक्के पे जाएगा। बैट्समैन जब बैटिंग करता है, बैट्समैन को भी यह सोचना चाहिए कि ये बॉल पे मैं 6 मारूंगा, ना कि ये बॉल पे मैं आउट हो जाऊं। बिल्कुल। लेकिन वो बोले मैं बैटिंग ही नहीं करूंगा, फिर तो वो नहीं होता है। सो अभी वो जो उग्रवादी थे, जो मिलिटेंट थे, वो इतने जबरदस्त ट्रेनिंग के थे कि उन्होंने सब हमारे फायर का कोई जवाब नहीं दिया। कोई। सो हमें यह नहीं पता था कि कहां है। तो फिर हम दोबारा उस किनारे पहुंच गए, लेकिन उस किनारे पहुंच के अभी फिर वो डीप फ्रीज में सेम सिचुएशन में है। उस टाइम पर सब एक दिमाग साहब, इंसान का दिमाग बड़ा जबरदस्त चीज है, नए नए खोजते रहता है। उस टाइम पर हमें आइडिया, पुराने वाले फोन होते थे छोटे वाले ना, नोकिया के फोन छोटे वाले, अलग अलग कंपनी के होते थे, लेकिन अपने पास था।
हमने एक फोन को साहब कमरे के बीचों बीच लगाया और मैंने अपने फोन से वो फोन को कॉल किया ओके। और वो फोन कमरे के बीच में बजा। वो किसी और का फोन था? हाँ, मेरे एक साथी का फोन था। ओके। जब फोन बजा तो मिलिटेंट ने सोचा है कि जब फोन बज रहा है तो हो सकता है किसी के जहन पे, बॉडी पे, उन्होंने ऊपर से फायर किया फोन के ऊपर। जब ऊपर से फायर आया, 2 जगह से आया फायर, तो हमें पता था कि हाँ मिलिटेंट है, क्योंकि साथ ही फीट का सब छत। तो जैसे फायर आया, हम लोगों ने 3 लोगों ने दोनों जगह पर फायर किया और 2 लोगों के प्लाईवुड के ऊपर गिरने की आवाज आई। एक से थोड़ा जो दर्द में आदमी बोलता है वो आवाज भी आई, मोर्निंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, दर्द से। और जो छत पे छेद हो गया था उससे गाढ़ा खून लग गया, गाढ़ा खून। तो हमें पता था कि एक को तो गोली लगा है, दूसरे को लगा है कि नहीं लगा है नहीं पता था। फिर स्टेलमेट हो गया सब। जो आखिरी एक चाल था वो हमने चल दिया था, 2 लोगों ने फायर किया, हमने फायर किया था। उस टाइम पर हमारे एक फौजी ने, जो हमारे साथ, हम टोटल 6 लोग थे, ओनली 6। अभी आप बोलोगे 6 क्यों साहब? अच्छे ऑपरेशनल एरिया में साहब बड़ी पेयर में चलते हैं। बड़ी पेयर मतलब 2। फौज में जहां ऑपरेशनल इलाका है कोई सिंगल नहीं होता है साहब, हमेशा 2 क्यों साथ जाएंगे। एक किसी और का पीछा देखेगा, एक सो रहा है तो एक जगेगा, एक उधर देख रहा है किधर देखेगा। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं आई गॉट योर बैक। आई गॉट योर बैक का मतलब यही है कि आप सामने तरफ ध्यान दो, पीछे की तरफ मैं देखूंगा, मैं आपका पीछे तरफ देखूंगा, आप मेरा पीछे की तरफ देखो। इसीलिए बोलते हैं आई हैव योर बैक। तो जो आपके जो अंग्रेजी बोलने वाले व्यूअर हैं, ये उनके लिए है। कई लोग ने बोला होगा अपने दोस्तों को आई गॉट योर बैक, पिक्चर देख के बोलते हैं, ये उसका मतलब है। बड़ी पेयर्स, दैट इज वाई बड़ी पेयर। हम लोग 3 बड़ी पेयर गए थे अंदर। तो एक ने बोला है, अभी आप अंदाजा लगाओ साहब ट्रेनिंग क्या होता है। आपने बोला ना 55 RR में आपने क्या किया 6 महीने, हमने ये किया कि हर जो सेंस है आपके पास उसको तेज करिए। फौजी सिर्फ शरीर से नहीं बनता है सर, जो शरीर है उसका फाउंडेशन होता है, बनता दिमाग से है। यस। और लड़ाई में एक ही डर रहता है, एक ही डर है कि जो आपके सामने आपके साथ जो वार कर रहा है ना, चाहे वो उग्रवादी हो चाहे वो दुश्मन का फौजी हो, एक ही डर है कि क्या उसका दिमाग मेरे दिमाग से आगे चाल कर रहा है। और जिस वक्त आप अपना दिमाग या सोच उससे आगे करोगे, उस दिन जीत हासिल पाओ। सिंपल। आई थिंक दिस इज इन एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ। मैं, आपने फौजी कहानी बोला, मैं फौजी कहानी सुना रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फर्क इतना ही है साहब, अपने धंधे में जाने जाती है, वहां थोड़े पैसों का नुकसान हो जाए, है ना। सिंपल। अभी आप देख लो कौन सा ज्यादा महत्व रखता है, मैं आपके व्यूअर के ऊपर छोड़ता हूं। आप 50-60 लाख का एक जिंदगी, आप फैसला कर लीजिए। एनीवे, अब इतने गदर के अंदर उस जवान को कुछ सुनाई दिया और उसने हम सबको चेतावनी दिया, बोला सुनो। अभी ब्यूटी में बताऊं, जब से हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, मैंने या किसी और ने किसी और को कोई आदेश नहीं दिया। हमारे सारे हरकत हो रही है जेस्चर से, आंखों के इंडिकेशन से, हाथ के इशारे से। ये होता है टीम। और हम में से, हम 6 में से किसी ने 1 साल पहले किसी और को जानते भी नहीं थे। हमें यह भी नहीं पता था कि ये लोग हैं भी कि दुनिया में नहीं है। लेकिन हम आए, 6 महीना ट्रेन किया, 3 महीने ऑपरेशन किया। ये बनता है गुट। ये एक लीडरशिप का बड़ा क्वालिटी है कि आप जितना जल्दी अपने टीम को बनाओगे उतना आप सक्सेस पाओगे। जो बड़े बड़े कॉलेज से डिग्री लेके आते हैं और नौकरी लेके ओहदे पर पहुंच जाते हैं, ये उनके लिए एक ही सबक है कि आपके साथ जो है, मेहरबानी करके उनके साथ रिश्ता बनाइए, आप टीम बनाइए। आप जो फिर आदेश दोगे उसका पालन होगा। करेक्ट। आप टीम नहीं बनाओगे, आप आदेश देते रहोगे, पालन उतना ही होगा जितना होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर 2 साल बाद आपको वापस जाना होगा अपने मुल्क में, अपने देश में।
या दूसरी कंपनी में। सक्सेस और फेलियर यहीं पर निर्भर है। बिल्कुल। एनीवे, तो बोला सुनो। तो उस टाइम पर जब हम सबने ध्यान से सुनने लगे तो प्लाईवुड के ऊपर किसी के, अब के व्यूअर को बताऊंगा, अगर प्लाईवुड आप लगाओ, कच्चा प्लाईवुड, और उसके ऊपर कोई बोरी को घसीटो तो किसी के घसीटने का आवाज आएगा। तो वो आवाज आया, तो आवाज धीरे 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 वहां तक आ रहा था जहां पर खून बह रहा था नीचे। तो हमें लगा कि हो सकता है जो तीसरा कोई उग्रवादी है वो इसके पास आ रहा है, या तो उसको मदद देने के लिए, या तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए, या हो सकता है उसके पास वो सैटेलाइट फोन हो जिससे वो बात करते थे सरहद पर अपने हैंडलर से आदेश लेने के लिए, या हो सकता है कोई नॉर्मल वाला फोन हो जो उसको कहीं अपने साथी को मदद के लिए बुलाना है। उन दिनों में ऐसे ही होता था, सब मदद मांगते थे वो, और बाहर से मिलिटेंट आते थे, बाहर से फायर करते थे तोड़ने के लिए, इनको निकालने के लिए, वैसे था हालत। लेकिन वो घसीटने की आवाज जब नजदीक आई साहब, हम दोनों ने हथियार लगाया ऊपर छत पर, और जहां घसीट खत्म हो रहा था बिल्कुल ऐसे फायर किया। अब ये प्लाईवुड है मेरा हाथ साहब, ऊपर मिलिटेंट है, रेंग रहा है वो, हमने नीचे से फायर किया है 3-3 राउंड। अभी हमें यह भी डर लग रहा था कि हमारा एम्यूनिशन खत्म हो रहा है, क्योंकि अंदर एम्यूनिशन दोबारा भेजने का कोई साधन नहीं था, हमको बाहर से पूछने का साधन नहीं था। फायरिंग अभी चल रहा है, जो बाहर लोग हैं वो उतावले हो रहे हैं कि सीओ साहब अंदर हैं, फायरिंग भी हो रहा है और हमें पता नहीं क्या हो रहा है। बड़ा मुश्किल सा माहौल है, आप अंदाजा लगा के देखो, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट। और मुझे इन सब में चिंता है कि यार मेरे को जल्दी करो ये, बिकॉज एक तो अंधेरा हो रहा है, फायरिंग भी स्टार्ट हो गया है, कहीं ऐसा ना हो पैनिक करके अगर मेरे 50 बंदे मेरे पीछे आ जाए, ये मिलिटेंट अंधाधुंध उन पर फायरिंग खोल देंगे तो फिर कहानी मतलब कुछ और हो सकता था। बिल्कुल। तो अभी मुझे जरूरत था कि जल्दी से जल्दी इसको किसी भी हालत में समाप्त करें। तो एक ही हमारे पास अभी एक ही चारा था सर, जो चाल थे वो खत्म हो गए थे, कोई और था ही नहीं हमारे पास, ब्रह्मास्त्र भी खत्म हो गया था। तो अभी ऑप्शन ये था कि छत पर जाओ। छत पर जाने के लिए साहब जहां सीढ़ियां खत्म होती हैं वहां पर ऊपर एक 3x3 का एक छेद था और वहां पर एक सीढ़ी थी जिससे अंदर वो प्लाईवुड के छत के ऊपर जा सकता था कोई भी, सफाई के लिए कोई भी। अभी दिक्कत यह था कि अगर आप सीढ़ी से चढ़ो और ऊपर जाओ, पहले तो आपका सिर जाएगा, आप कुछ भी कर लो सिर पहले जाएगा ना। बिल्कुल। वो मिलिटेंट बैठा है वहां पर, जैसे आपका सिर नजर आएगा गोली मारेगा, आपको लगेगी आंख पे, खत्म है। लेकिन किसी को चढ़ना था सर, तो हमने फैसला किया हम 2 जन चढ़ेंगे साहब। अब सीढ़ी तो इतना ही होता है साहब, आम वेद का जो सीढ़ी है जितना चौड़ा होता है वो सब जानते हैं, तकरीबन 1.5 फीट होता है लंबा तकरीबन। तो हमने बोला कि 2 लोग सीढ़ी को पकड़ेंगे मजबूती देने के लिए नीचे से, 2 लोग ऊपर की तरफ हथियार करके रखेंगे और मैं और एक सीढ़ी चढ़ेंगे। और जैसे हम सीढ़ी चढ़ने लग गए साहब तो धड़ 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 करके आवाज आई, प्लाईवुड से कोई भागता हुआ। हम लोग 2 सीढ़ी चढ़ चुके थे, 2 मतलब स्टेप्स, 2 रंग्स, 2 स्टेप्स ऑफ दैट लैडर हम चढ़ चुके थे। बाएं हाथ सीढ़ी के ऊपर था और दाहिने हाथ में हथियार था। जो मेरे साथ चल रहा था उसका दाहिना हाथ उस पे था और बाएं हाथ हथियार पे था। बाएं हाथ पे हम हथियार कम करते हैं, फायर सब ज्यादा नहीं करते, और वैसे भी एक हाथ से आप हथियार फायर करोगे उसका कोई एक्यूरेसी वगैरह नहीं आएगा, अंधाधुंध फायरिंग है, वो लग गया तो लग गया। लेकिन हमारे 2 जवान नीचे थे जो बिल्कुल दोनों हाथ से तैयार थे। तो जैसे फायर आया और भाग के आया वो, और अचानक हमने देखा ऐसे एक मिलिटेंट था हमारे ऊपर, 7 फीट 7 फीट में हम 2 स्टेप चढ़ चुके थे, मतलब 5 साढ़े 5 सवा 5 फीट, और उसने फायर किया। जैसे उसने फायर किया हम सब ने फायर किया। मेरा तो यकीनन उसको गोली नहीं लगा क्यों, मेरा हथियार इधर था, दाहिने था। तो मैंने किया होगा अंदर फायर, लेकिन वो मुझे 100% श्योर है कि मैंने उसको फायर नहीं किया। लेकिन हमारे बाकी जो थे सबने किया फायर और उसको इधर लगी और उसको अपने अब्डोमेन में लगी, और वो जैसे लगा इधर पूरा मुंह से पूरा खून आया और वो वैसे गिरा, हमारे ऊपर ही गिरा, और हमारे सबके वो ऊपर खून मतलब बड़ा
इंस्टेंट होता है साहब ये सब। उसके पीछे दूसरा आया था साइड में थोड़ा, तो जब इसके ऊपर ध्यान दे रहे थे वो साइड में था, वो हमने उस टाइम मैंने नहीं देखा उसको, तो उसने काफी फायर किया। और आपने कभी वीडियो में टीवी में देखा होगा, एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर होता है, जो राइफल का जो मुंह होता है, बैरल जिससे गोलियां फायर होती है, उसके नीचे एक होता है मोटा वाला यस ट्यूब जैसा, वो ग्रेनेड फेंकता है। यस उसने ग्रेनेड भी एक फायर किया। अब 6 फीट था सब, 10 फीट होंगे जमीन तक। तो उस टाइम पर हम सबने फायर किया, तो उसको भी गोली लगी, उसको छाती में लगी ज्यादा, और वो भी गिरा। तो उसके बाद हम नीचे उतर गए, हम ऊपर चढ़े नहीं, नीचे वापस आ गए फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि वो दोनों गिरे थे, हमको यकीन करना था कि वो एक्चुअली 100% डेड हैं, हथियार उनसे अलग करना होता है, कोई ड्रिल होते हैं सब। तो हम सबके ऊपर खून था A to Z। उस टाइम पर एक जवान ने बोला, साहब आपके तो खून बह रहा है। अच्छा। मैंने बोला तेरे भी बह रहा है। बोला नहीं साहब आपके खून है। मैंने बोला तो तेरे में खून, इसके भी है, सब में है खून। अभी हम वो क्या है, जब ऑपरेशन का वो एक जो प्रेशर तो हट जाता है ना साहब, तो हम एक्चुअली बात करने लगे थे। अभी वो इशारा वाला ड्रिल हम भूल गए थे, क्योंकि हर चीज पर वो लेवल पर तैनात रहना बहुत मुश्किल है कई थोड़ी देर के बाद। बट ये सब एहसास नहीं हुआ हमें कि ऊपर तो सुई बिल्कुल सन्नाटा था, देयर वाज नो मूवमेंट, देयर वाज नथिंग। तो पुलिस ने बोला नहीं साहब आपके तो खून बह रहा है, ये मिलिटेंट का खून नहीं है। बोला देखो। तब उसने मेरे लेफ्ट थाई पर हाथ लगाया, तो उसके हाथ में फुल खून हो गया। तो मेरे लेफ्ट थाई में मुझे लगी थी गोली। फिर उसने बोला साहब आपका बीपीजे देखो इधर। बोला आपके बीपीजे पूरा, इसे साहब आपका टी शर्ट देखो अंदर पूरा खून से भरा हुआ है। तो अंदर मेरा इधर लगा था गोली, ऊपर से जो फायर किया इधर लगा था गोली, थाई में लगा था गोली, क्योंकि हम सीढ़ी चढ़ रहे थे, थाई में लगा था गोली। साइड में स्प्लिंटर लगे साहब, और मुंह पे काफी स्प्लिंटर्स लगे थे। ये आप देख रहे हो, ये मोल नहीं है। ओके ओके। ये दोनों तरफ है मेरे, ये मोल नहीं है, ये छोटे स्प्लिंटर है एल्यूमिनियम के, जो ग्रेनेड से निकलता है। जो अभी भी है। हाँ है। ये फर्नीचर साहब जिंदगी के लिए होता है। तो है, तो फिर बोला ओ तेरी, ये तो मतलब तो बोला साहब आपको तो तुरंत नीचे जाना पड़ेगा। मैंने बोला मैं तो कुछ बोल नहीं सका उस टाइम पर, क्योंकि अभी क्या है ना, थोड़ी देर बाद एहसास होता कि गोली लगा है। और हम सिखाते सिखाते ये थक गए थे, गोली लगता है तो 1 घंटे के अंदर आप अस्पताल में जाओ तो आप बचोगे, गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं। सिविल में भी है, एम्बुलेंस पकड़ के 1 घंटे के अंदर आप अस्पताल चले जाओ तो ये चांसेस ऑफ लिविंग आर मच हायर। तो हमारे जवान को सबको मालूम था ये, क्यों हमने बहुत ट्रेनिंग में ये सब चीजें हमने दोहराया था दिमाग में। तो एक ड्रिल था, लेकिन वो जगह ऐसी थी जहां पर हमारा जो कैस्पर जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होता है वो नहीं आ सका। तो लोकल एक सुमो गाड़ी को पकड़ के मेरे को नीचे उतारा गया मस्जिद से, सुमो में डाला, फिर सुमो को दूर तक ले गई, फिर वहां से वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ले गए, फिर वहां से ले गए दूसरे हेलीपैड में जहां हेलीकॉप्टर आ सकता था, हेलीकॉप्टर आया, फिर ले गया अस्पताल। फिर कई दिन अस्पताल रहे, फिर वापिस आए, फिर कई दिन हमने ऑपरेशन किया है वो वॉकर लेके, कई दिन क्रचेस हाथ में लगा के, बैसाखी हाथ में लगा के ऑपरेशन में गए बर्फ में। तो एक हाथ में राइफल, एक हाथ में बैसाखी, ऐसे भी ऑपरेशन किए हमने। तो ये सब दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। तो ये ऑपरेशन में साहब हमारे पलटन का ये सबसे पहला बड़ा ऑपरेशन था। 55 पहली बारी एक ऑफिसर साहब घायल हुए थे ऑपरेशन में, और इस ऑपरेशन की वजह से पहली बारी पलटन का पहला गैलेंट्री अवार्ड सीओ साहब को मिला। और हम स्थापना करने वाले फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर भी थे, तो एक किस्म से एक भीष्म पितामह कह लो, पिताजी कह लो, बाबा कह लो, कुछ भी कह लो, ये मालिक की मर्जी है।
Yes, 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 yes. इसमें हम कोई श्रेय हमें नहीं जाता। 50% मालिक है, 50% जो फौजी हमारे साथ के हैं, और वो जोड़ लो आप, जोड़ के जो 100 में से बाकी बचता है वो श्रेय मुझे दे। नहीं नहीं, it's very creditable, and in fact this is all I must say the result of your training, the way you make the cohesive team, the way they perform during the need of the hour, and that is the result of everything.